नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। तो आजकल बंगाल की खबरें छाई हुई हैं, तो आज आपकी भी ज्यादा दिलचस्पी उन्हीं में लग रही है। तो आइए हम पश्चिम बंगाल की कुछ ताजा खबरों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी रोज नई नई हेडलाइन बना रहे हैं। तो बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेता परेशान चल रहे हैं, इसमें भी कोई हैरानी नहीं है। अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुभेंदु सरकार ने जो एक बड़ी मुहिम चलाई हुई थी, अभी तक इसमें इंक्रोचमेंट के दायरे में जो लोग थे, आरोपी थे, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। अब सीधे सीधे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी वो टारगेट पर हैं। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के 17 मकानों को नोटिस जारी किया है। इसमें अभिषेक बनर्जी से अपने घर में हुए निर्माण कार्य के बिल्डिंग प्लान, उसमें बदलाव के बारे में जो भी कुछ दस्तावेज हैं वो देने के लिए कहा गया है और उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है। कहा गया है कि अगर वो 7 दिन में जवाब दे दें, संतोषजनक जवाब दे, अगर नहीं दिया गया तो फिर उनके मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आप सोचिए, कोई इमेजिन कर सकता था कि अभिषेक बनर्जी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात भी कोई करेगा? अभिषेक बनर्जी के जिन घरों को, मकानों को नोटिस दिया गया है, उसमें हरीश मुखर्जी मार्ग पर उनका शांति निकेतन और काली घाट मार्ग वाला मकान ये शामिल है। खासतौर पर इन दोनों प्रॉपर्टीज पर कोलकाता नगर निगम ने कुछ नोटिस जाकर के चिपका भी दिए हैं। इनमें शांति निकेतन का बंगला अभिषेक बनर्जी के नाम पर है, जबकि काली घाट में बना हुआ मकान उनकी माताजी के नाम पर है। शुभेंदु अधिकारी सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि अभिषेक बनर्जी की 24 प्रॉपर्टी हैं। ये तो उन्होंने रैली में बोल दिया था। ये जांच के घेरे में है और उन पर कार्रवाई हो सकती है। अभी आजकल कुछ वैसे ही अनौपचारिक लिस्ट भी घूम रही है, जिसमें उनके नाम पर कोई 40, 42, 43 प्रॉपर्टीज भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन इनका कोई सत्यापन नहीं हो पाया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के 2 घरों को तो कम से कम नोटिस दे दिया गया है। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है या जायज है जो भी कार्रवाई हो रही है। हमारे संवाददाता पवन नारा वो कोलकाता में ही है, और अभिषेक बनर्जी जिस घर में रहते हैं वहां नोटिस क्यों दिया गया, अभिषेक बनर्जी की दूसरी प्रॉपर्टी रडार पर क्यों है, वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट से समझाएंगे। इस वक्त हम हरीश मुखर्जी रोड पर 188A पर मौजूद हैं। ये अभिषेक बनर्जी का घर है, जहां कोलकाता पुलिस अभी भी तैनात है। ऊपर देखेंगे तो 4 फ्लोर का घर है, और जो नोटिस दिया गया है उसमें कहा गया है कि इसमें अवैध निर्माण गया है, और लिफ्ट के अलावा जो बाकी अवैध निर्माण है उसका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया जाए। लीप्स एंड बाउंस वो कंपनी है जिसको अभिषेक बनर्जी ओन करते हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की मां के नाम लता बनर्जी जी के नाम भी एक फ्लैट है या प्रॉपर्टी है, उसको भी नोटिस दिया गया है, और उनके पिताजी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसको भी नोटिस दिया गया है। इस वक्त हम कोलकाता के कालीघाट रोड पर मौजूद हैं, और यहां भी अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंस की 2 प्रॉपर्टीज हैं। मेरे पीछे जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये 5 मंजिला प्रॉपर्टी है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको अभिषेक हार्डवेयर दिखाई देगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि अभिषेक हार्डवेयर क्या अभिषेक बनर्जी हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस कहता है कि सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से ज्यादा का निर्माण किया गया है, और अपने सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के साथ सफाई पेश करें कि क्यों न इस निर्माण को तोड़ दिया जाए। और इसके लिए 25 तारीख की मियाद रखी गई है। ये 121 है, जिस पर आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड भी दिखाई देगा। यहां अभी भी कोलकाता पुलिस के जवान तैनात हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे, जो अगली बिल्डिंग है वो 119 है। 119 और 121 अगल बगल की बिल्डिंग है, और इन दोनों बिल्डिंग को भी नोटिस दिया गया है। उस बिल्डिंग में आप देखेंगे तो नीचे आपको दुकानें दिखाई देंगी, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर अलग है, और वो सैंक्शन प्लान से ज्यादा बनाया गया एक फ्लोर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी जो आपने एक नाम सुना, कंपनी का नाम अभी पवन की रिपोर्ट में लीप्स एंड बाउंड्स, यही नाम लिया था शुभेंदु अधिकारी ने अपनी रैली के अंदर भी, कि ये अभिषेक बनर्जी की कंपनी है, इस कंपनी के नाम पर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये घर आपको अभिषेक बनर्जी का जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी सरकार तो बदल गई, लेकिन मेयर कोलकाता का वो अभी भी टीएमसी का है, और वो कोई छोटा मोटा नेता भी नहीं है, फिरहाद हकीम है। और इस बीजेपी की सुनामी में ममता बनर्जी हार गई, फिरहाद हकीम अपनी सीट बचा ले गए। तो उनसे पूछा गया, साहब ये नोटिस जारी कर गए हैं, अब आप जब अगर मान लें बुलडोजर चलेगा, या अभी भी जो नोटिस गया है नगर निगम की तरफ से गया है, तो वो मेयर है उसके ऊपर बैठा हुआ।
अब फिरहाद हकीम मेयर रहते क्या ये दिन देखने पड़ेंगे कि उनका निगम जो है वो बुलडोजर चलाएगा अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी के ऊपर? तो फिरहाद हकीम से पूछा गया, साहब नोटिस गए हैं नगर निगम की तरफ से, आपको क्या मालूम है इसके बारे में? सुनते हैं जवाब। तो दादा आपके रहते दादा किस प्रकार से नोटिस हुआ, आपको पता नहीं चल रहा है दादा? तो हम हर नोटिस हमको क्या बोल क्या करेगा? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं, और कोलकाता के मेयर बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। पता नहीं है। अब ये तो अभिषेक बनर्जी से ज्यादा टॉर्चर फिरहाद हकीम पर हो गया त्रिपाठी जी, मेयर। सबसे पहले तो ये देखिए, लोकतंत्र से खूबसूरत कुछ नहीं है, और जनता के वोट के ताकत जो है, जो अधिकार उसको मिला है, कितना सुंदर है। वो रिपोर्टर कितनी मतलब फोर्स के साथ ये सवाल कर रहा है कोलकाता की सड़कों पर, जिसको बाहुबली, अपराधी, बहुत बड़ा मतलब क्या क्या वो बोलने वाला फिरहाद हकीम, और उससे पूछा आपके रहते, मतलब ये दो शब्द ऐसे हैं ना कि पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं कि बंगाल में 15 वर्षों से क्या हो रहा था और अब अचानक आपके वोट ने क्या कर दिया। लेकिन अब सवाल तो इससे आगे का है। शुभेंदु ने तो सही जगह नब्ज पकड़ ली। किसी भी तंत्र को ध्वस्त करने का सबसे आसान रास्ता और सबसे एक तरह से कहें कि अच्छा रास्ता क्या होता है कि उसकी फंडिंग, उसका जो करंट अकाउंट, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट पर उन्होंने हाथ डाल दिया है। तो अगर करंट अकाउंट पर हाथ डाल दिया तो इसको अगर वो कर पाए तो यकीन मानिए इससे बड़ी चोट नहीं हो सकती। अब इसके आगे का सवाल है, क्या ये जो नोटिस है जिसको फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि अब किसी ने कर दिया तो हम क्या करें? अब शुभेंदु तो सब कुछ वहां का तंत्र जानते हैं। मान लीजिए फिरहाद इसके बाद इसको तकनीकी तौर पर रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या सरकार के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के पास वो टूल्स हैं? तीसरा, क्या इसकी लीगल तैयारी पूरी कर ली है? क्योंकि प्रॉपर्टी एक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो 2 वर्ष हो गया शायद गया था, तो मैं काली माता का दर्शन किया। उसके बाद जिन सज्जन के साथ था तो उनके साथ गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए ये ममता जी, छोटा सा घर लग रहा था कि अभी गांव में जो कच्चा वाला है वही वाला रह गया है। कहे और जितनी आप बहुमंजिली इमारत देख रहे हैं, बिना अभिषेक बनर्जी के हाथ के यहां हाथ नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, यानी कोई भी ऐसा हो तो इतनी प्रॉपर्टी तो जो शुभेंदु बता दे रहे हैं, अभी और क्या कुछ होगा? और क्या सब कुछ इसी तरह के तंत्र से चलता था जिसकी वजह से न बिजनेस बन पाया, न वहां नया उद्योग लग पाया, न लोगों को रोजगार हो पाया, और न शाम के बाद लड़कियों को 8 बजे कहा था ना ममता जी ने, उसके बाद लड़कियां निकलने। तो आप सहमत हैं कि एक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप? इससे और कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई, क्योंकि और तो आप करेंगे तो भाई किसी को पकड़ लिए। अच्छा, एक लाइन और बोल दूं, अभी याद आ गया। आपने कहा कि क्या फिरहाद हकीम भी पलट जाएंगे? पाल्टा और फाल्टा एक ही मैंने जैसा ये लगता देखा है। पलट जाएंगे, मैंने कहा इनके लिए बड़ा टॉर्चर है। मैं कह रहा हूं पलटा और फाल्टा कुछ कुछ सुनने में एक जैसा लगता है। भाई, जहांगीर खान ने कहा कि शुभेंदु जी तो यहां के लिए योजना लेके आ रहे हैं। अगर उनके मेयर रहते अगर बुलडोजर चलता है फिर तो फिरहाद हकीम जी को इस्तीफा ही दे देना चाहिए। और क्या, अगर वो ना रोक पाए इसको तो फिर तो इस्तीफा ही दे देना तो चाहिए। उन्होंने तो आपको मैसेज दे दिया कि भाई कोई मेरी तरफ से थोड़ी जाते हैं सारे नोटिस। नहीं तो वो ये भी कह सकते थे कि नहीं गया नहीं और कैसे है मैं देखूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से थोड़ी जाते हैं सारे नोटिस, या मुझे जानकारी में नहीं होते। तो ये उन्होंने मैसेज दे दिया। लेकिन फिरहाद हकीम साहब के लिए एक लाइन बोल दूं, फिर आप बात कीजिएगा कि जब ये चुनाव हो रहा था और ममता जी के लिए सीट की बात हुई कि भवानीपुर से वो लड़ेंगी, तब पार्टी ने ये सलाह दी थी कि आप ये जो फिरहाद हकीम की जो सीट है ना उससे लड़िए, वो 100% श्योर सीट है। ममता जी को कहा गया था कि यहां से लड़ हाँ, लीजिए। अच्छा जी। और सही बात हुई, वो तो जीत गए। हाँ, नहीं आप बोलिए सर इस पर। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब वो इसलिए मैंने फिरहाद हकीम का जिक्र इसलिए कर दिया। और फिरहाद हकीम साहब जो वो कह रहे हैं वो मतलब मैसेज तो कुछ दे ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आपको कोई ओवरड्राइव लग रही है या अभी ठीक नहीं, ओवरड्राइव नहीं, ओवरड्राइव हो सकती होगी, लेकिन मैसेज के लिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो बड़े लोग हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो, अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई हो। मतलब यदि आप पॉलिटिकल वेंडेटा भी कहते हो तब भी बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो तो उसका मैसेज सब जगह जाता है। अब आप छोटे छोटे लोगों को यदि पकड़ के कहीं पर तोड़वा दिया है, कहीं बुलडोजर चलवा दिया, उससे क्या है? वो एक्शन तो कोई भी कर ही लेता है। अभिषेक के खिलाफ करें, लेकिन अभिषेक के खिलाफ अगर करना है तो वो पूरे बंदोबस्त के साथ किया जाए, लीगल तरीके से किया जाए और मजबूत किया जाए। हाँ, मजबूत किया जाए। आज एक्चुअली हाँ नहीं, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये आप ये समझिए जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि अभी आपने ही कहा 17 घर, शुभेंदु जी कह रहे हैं 24 घर। हाँ, और प्रतीक जो है तृणमूल का वो ममता बनर्जी की सादगी और वो उजली साड़ी और सफेद चट्टी, तो ये बहुत अंतर्विरोध दिखाता है। और जहां तक सवाल शुभेंदु जी का है तो आए तो वहीं से हैं,
तो सारे नब्जों का और सारे जो समस्याएं जो सारी हैं वो सब पता तो शुभेंदु जी को है ही है। तो इसलिए शुभेंदु जी के द्वारा जितने भी इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे, दरअसल वो पुरानी जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल साफ करके स्वच्छ करके एक नई व्यवस्था और बंगाल को एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है भी। इसलिए जब तक ऊंचे लोगों पर और जो बड़े लोग सपोजिटली थे उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि बंगाल में जो परिवर्तन, जो व्यवहारिक परिवर्तन की आवश्यकता थी और जो है जिसका जनमत भी जो जनता ने दिया भी, जिसका जनाधार दिया है, ठीक है, वो तब तक पूरा भी नहीं होगा। एक्चुअली बहुत सारे फैसले ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। सारी प्रॉपर्टी का शुभेंदु जी को तो पता ही है सर। पता होना चाहिए उनको। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है भाई सर, क्योंकि कई सारे इसीलिए तो खबरें हैं उसको बंगाल बनाया की, गया। तो आप सब इन पर भी रिएक्ट करना चाहें तो आगे जोड़ के कर लीजिएगा। अब शुभेंदु सरकार का एक और बड़ा फैसला, और इसमें थोड़ी हैरानी भी होगी आपको, भारत की सुरक्षा के लिए और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, जो एक तरफ नेपाल का बॉर्डर लगता है, भूटान का भी बॉर्डर लगता है और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, और वो इतना संकरा है कि एक जगह पे जाके शायद 23 किलोमीटर चौड़ा केबल 23 किलोमीटर। ये आपको इसमें दिखाई देगा, वो चिकन नेक कॉरिडोर। इसको लेकर वक्त वक्त पर हमारा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कई बार चिंता भी जताता रहता है। अब इसकी 120 एकड़ भूमि वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार को सौंपी है, एनएचएआई को दी है, बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन्स नेक कहा जाता है, उसकी गर्दन की तरह पतला है ये। शुभेंदु अधिकारी खुद सिलीगुड़ी पहुंचे हुए हैं और वो इस जमीन के कागज बीएसएफ को देंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर केंद्र सरकार को सौंपा जा रहा है। इस जमीन की डिमांड केंद्र सरकार बहुत वक्त से कर रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको भी संघीय मामला बताकर के इसको टालती रही। वो मैंने पढ़ा शायद 1 साल से ज्यादा वक्त तो हो ही गया था कागज इधर उधर होते हुए। केंद्र सरकार इस जमीन पर हाईवे और रेल नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की कनेक्टिविटी बाकी भारत के साथ और बेहतर हो जाए। साथ ही हमारी जो सेना है उसका मूवमेंट भी वो भी यहां पर सुगम किया जा सके। ये चिकन्स नेक नेपाल और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर से छूती है और इसकी लंबाई कुल 60 किलोमीटर है। इस चिकन नेक से इंडिया के उत्तर पूर्व के 7 राज्य अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये जुड़ते हैं और सिक्किम जाने का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए रोड के अलावा रेल लाइन भी यहां पर मौजूद है। अब आप सोचिए कि यह जमीन क्या केंद्र सरकार के पास नहीं चली जानी चाहिए थी बहुत पहले? इसकी जो भी इसका महत्व है सामरिक दृष्टि से, तो उस लिहाज से इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए था? इसका गार्जियन कौन होना चाहिए? भारत सरकार होनी चाहिए। भारत सरकार फिर उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से जो भी सेनाओं को करना है वो करने के लिए उनको पूरी अनुमति दे, छूट दे। लेकिन यह काम भी अटका रहा सालों से। इस काम को भी संघीय ढांचा है, ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये नहीं किया जा सकता, इसको भी टाला जाता रहा है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सत्ता राजनीति किस तरह संकीर्णता के साथ काम करती है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने आपको पश्चिम बंगाल के हित में और राष्ट्र के व्यापक हित में सरकार चलाने के लिए चुना। 15 साल तक आप लगातार टकराव करते रहे और टकराव के मुद्दे अगर इस तरह के हों कि अब चिकन नेक के लिए जगह नहीं देंगे या बीएसएफ को बॉर्डर की फेंसिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए जगह नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी सोच बेहद संकीर्ण है और संघवाद के नाम पर आप कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों के साथ टकराव की भूमिका में रहे। लैंड स्टेट्स का सब्जेक्ट है? नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन संघवाद की बात पर इसको डाला जाता है। एक बार बोल लें, उसकी भी सीमाएं हैं। संघवाद की जो परिभाषा है वो दोनों राज्य के और केंद्र के हितों के बीच समन्वय के लिए, टकराव के लिए नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी राज्य का विषय है। यही तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करने लगेंगे, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। वो सीमाएं आपको अपने राज्य के हितों के रक्षा के लिए अधिकार देती हैं, केंद्र के साथ टकराव के लिए नहीं, या राष्ट्र हित में जरूरी उठाए जाने वाले कदमों में रोड़ा नेशनल इंटरेस्ट में तो राय एक ही हो सकती है। नहीं, संवैधानिक रूप से अगर देखें, संविधान राष्ट्रीय सुरक्षा का जितना प्रश्न है वो केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है, बल्कि राज्यों को आदेश भी दे सकती है, अनुदेश भी दे सकती है। जहां तक चिकन नेक का सवाल है, और ये नहीं कहा जाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोड़े कार्य भी किए। आप अगर आप देखें तो एक जो अल्टरनेटिव रूट जिसको आप कालादान नदी के साथ जो वो एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो
वो भी कराने की कोशिश की जा रही ताकि नदियों से और समुद्री मार्ग से किस तरह से म्यांमार के रास्ते एक दूसरा वो ट्रेड के लिए रूट हो। लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट को मैंने कुछ दिन पहले एक लेख भी लिखा था, ये दरअसल सिर्फ अखंड भारत की योजना नहीं है। विकसित भारत और अखंड भारत कैसे होगा जब तक पूरा उत्तर पूर्व हमारे साथ ना हो। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो क्षेत्र है, मैं तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय तो ये भी है, हालांकि ये केंद्र सरकार की राय है कि नहीं है, लेकिन ये पूरा जो है सामरिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण। इसमें चीन भी है, उधर म्यांमार भी है, उधर बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। अगर इसको नहीं केंद्र सरकार के पास इसका नियंत्रण हो तो और किसके पास? खबर आ रही है इस वक्त, रायबरेली में राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को गद्दार कहा है। उन्होंने कहा आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार हैं, संविधान बेचने वाले, ये देश के गद्दार हैं। तो राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश गए हैं। कल भी उन्होंने रायबरेली में बहुत सी बातें कही थी प्रधानमंत्री को लेकर के। कल भी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था कि देश को कह रहे हैं सोना ना खरीदें, विदेश ना जाएं, खुद विदेश चले गए हैं, उल्टी सीधी बातें करता है मोदी, जाने कौन सी दुनिया में रहता है, इस किस्म की टिप्पणी उन्होंने की थी। और अब तो वो सीधे सीधे गद्दार कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को। तो रायबरेली में जाकर, अब अमेठी में भी उनका कार्यक्रम होना है, वहां जाकर वो बातें उठा रहे हैं अमेरिका और ईरान के युद्ध की, दुनिया में बने हालात की। उसके बहाने वो केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें शायद एक सीमा के परे वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनते हैं क्या बोला है राहुल गांधी ने। तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। देखना 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा। नेहरू जी, सबकी आवाज है इसमें, सबका खून है इसमें, आवाज की और खून की रक्षा कीजिए। हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है। अब राहुल गांधी जी किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट उनका यही है कि युद्ध चल रहा है और वहां से आने वाला तेल बंद हो गया है और प्रधानमंत्री आपका जो है वो देश को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन आज जो जहां वो चले गए कि आएगा आपका प्रधानमंत्री, रोएगा आपके सामने, हाथ जोड़ेगा, कहेगा मेरी गलती नहीं है लेकिन माफ मत करना, और वो गद्दार है। त्रिपाठी जी, पता नहीं, शायद मतलब मोदी जी कुछ विशेष ग्रह नक्षत्र योग में जन्म लिए हैं धरती पर। मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी के रहते हुए नरेंद्र मोदी को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। वैसे तो बहुत से मोर्चों पर देश को इस वक्त जूझना पड़ रहा है और सरकार की जवाबदेही तय करानी ही चाहिए, लेकिन सरकार की जवाबदेही हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और चूंकि तू मैं की बहस नहीं होती तो कई बार लगता है कि लोग गुस्सा ही नहीं रहे हैं। लेकिन गुस्सा किस बात पर होगा? क्या गवर्नमेंट मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा? नंबर 1। क्या सरकार की किसी नीति ने देश को गड़बड़ कर दिया? नंबर 2। क्या सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसी नीति बना रहे हैं कि वो कुछ ऐसा काम कर ले, देश का हित हो रहा है, उनका अपना निजी हित हो रहा है? इन तीनों पैमानों पर गड़बड़ नहीं दिखती। फिर राहुल गांधी सामने दिखते हैं जो हर दूसरे चौथे इकोनॉमी इज डेड। रघुराम राजन के साथ राजस्थान में गांव की छत पर बैठकर
रघुराम राजन ने भी मुंह बनाते हुए कहा, चूंकि सेलिब्रिटी गवर्नर रहे हैं, बड़े शानदार व्यक्ति हैं वो, अर्थशास्त्री में कमी नहीं है, लेकिन कैसे सत्ता का लोभ उनको क्या कर देता है कि अर्थशास्त्री भी सब सरकारों की या पार्टियों की या व्यक्ति की भाषा, और उनका 5-5.5% की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है तो कमाल होगा। राहुल गांधी ने कहा अच्छा यानी देश बर्बाद हो जाएगा, वो बड़े प्रसन्न हो गए। इकोनॉमिक ग्रोथ 8.3 हो गई। पिछले कम से कम 7-8 सालों से अगर राहुल गांधी का इंटरवल के अनुसार देखें तो लगभग 2-3 महीने के इंटरवल पर वो भारत को बर्बाद कर देते हैं। लगभग 2-3 महीने के इंटरवल पर कहते हैं कि देश खत्म हो गया, गरीब अब रह नहीं पाएगा। और ये भाषा भारत के प्रधानमंत्री के लिए, ये भाषा गृहमंत्री के लिए, ये भाषा जो बोल रहे हैं, ये कोई सामान्य सभा है कि नेता कोई एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? इस वक्त तो कोई चुनाव भी नहीं। और मुझे इसीलिए लगता है कि राहुल गांधी, जो कई बार बीच में लगता है कि अच्छा अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी नेता बनने के लायक हैं ही नहीं जी। इस देश ने उनको जहां बिठा दिया है उनकी योग्यता उतनी है नहीं। राहुल गांधी ये भाषा क्यों बोल रहे हैं, सवाल ये है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सवाल आपने भी कहा ना भाई, गद्दार और ये तू तड़ाक करना। एक लाइन उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी इस वक्त एक कमजोर परिस्थिति में, या नरेंद्र मोदी के सामने संकट, इसमें देश को अभी थोड़ा छोड़िए, देश के सामने क्या संकट, उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी कमजोर परिस्थिति में आ गया है, नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और यहां चोट करो, कैसे लोहा गर्म है चोट करने का, अब ये मौका है चोट करने का। नहीं, उसमें इससे ज्यादा आप समझिए, उनको लगता है कि जब तक ये सब नहीं होगा वो बार बार ये कोशिश करना है। उनको शायद उनके जो सलाहकार हैं, जो 2018 में उनके सलाहकार थे, तब से लेकर अब तक वो समझा रहे हैं कि आप ऐसे करते हो, किसी दिन तो ऐसे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी दिन तो आपके खिलाफ कोई मामला ऐसा होगा और उसके आधार पर आप देश की लेकिन देश की जनता, देश का नौजवान, जो भी XYZ मिलेनिया जो भी, वो सब देख रहा है ना भाई, उसको तो सब पता है, ये उनकी हताशा भर है। मैं एक चीज में बोल देता हूं सर, अपना कमेंट दें उससे पहले, मैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही और वो तेल वेल की इसकी टिप्पणी में उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ जाओगे। एक पत्रकार है, कांग्रेस की बड़ी खबर रखते हैं, आजकल ट्विटर पर बहुत छाए रहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में भी कभी आते थे वो, तो वो जो है उन्होंने 2024 का चुनाव सही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इतनी सीटें आएंगी। तो ठीक है, उन्होंने किया था, मैं इसका साक्षी हूँ, गवाह हूं मैं इसका। तो वो अक्सर कांग्रेस के अंदर की खबरें बड़ी लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है आप जाके देख लेना, आप समझ गए कौन है वो। उन्होंने लिखा, अगर आज नरेंद्र मोदी 20 रुपया भी तेल का दाम बढ़ा दे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे वो। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल का असर है कि देश आज अगर कोई कठिन समय आया है और कुछ कठिन वक्त उसको भी, आम आदमी को भी अपने ऊपर लेना पड़ता है, वो शायद ज्यादा उस पर लोड नहीं लेगा, उसका ज्यादा असर वो जो है नहीं मानेगा, नाराज कम से कम जो है वो नहीं होगा। सर नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मित्र हैं हमारे वो भी, उन्होंने ठीक लगा, मैंने पढ़ा है उनको, बात भी होती रहती है, वो ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक तो मैं ये जो जुबान होती है इस पर हमेशा ही आपत्ति करता हूँ, ये प्रधानमंत्री को गद्दार कहना, गृह मंत्री को गद्दार कहना। आपने बात ठीक कही कि उनको लगता है कि वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर इस दृष्टि से कि अभी देश में बहुत तरह के संकट चल रहे हैं, आर्थिक संकट खास तौर से, और तो कोई बड़ा संकट उस तरह का नहीं है पेट्रोलियम को लेकर और ये सब, उस पर उनको बोलना विपक्ष के नेता के तौर पर ठीक है, बोलना ही चाहिए कि भाई क्या व्यवस्था हो रही है, सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारे सवाल वहाँ खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन यदि हिंदुस्तान की मानसिकता को आप समझें, जो आपने पॉलिटिकल कैपिटल की बात की ना, वो ये है कि जब देश संकट में लग रहा हो, देश संकट में है या देश के सामने कोई संकट है, तो उस समय आप देश के साथ खड़े हों, उससे ज़्यादा मजबूती मिलेगी। भले ही मान लीजिए प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे और आप प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो कि भाई ये संकट है, हम साथ खड़े, फिर देखेंगे इस पर कैसे क्या करना है, तो हो सकता है उसका पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल गेन ज़्यादा मिले। लेकिन इस तरह से करके आप जो लोग नाराज भी होंगे ना प्रधानमंत्री जी के साथ या सरकार के साथ, वो भी इधर खड़े दिखाई देते हैं। फिर ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, अभी ऐसा हो रहा है और दुनिया भर में ये हो रहा है और फलाना हो रहा है, दिखाना हो रहा है। और कम से कम हिंदी अंग्रेजी के बहुत सारे लोग, मुझे मित्र लोग ये कहते हैं कि भाई राहुल जी अंग्रेजी वाले लोग हैं, तो वो जो जिसे हम तू तड़ाक की भाषा कहते हैं, वो उनका अंग्रेजी का सोचना और हिंदी में बोलना है, ये एक बड़ी बात है। मतलब कि वो ऐसा बोलते हैं, तू तो समझ में आता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये उनका लॉजिक की बात बता रहा हूँ मैं कि ऐसा, लेकिन वो नहीं, लेकिन गद्दार तो गद्दार ही है ना, गद्दारी है। मैं गद्दार शब्द पर बहुत आपत्ति करता हूँ, हमेशा ही किया। जैसे पहले वो चौकीदार चोर करके कहा था, और राहुल जी को तो समझना चाहिए वो चौकीदार चोर की चाबी अभी तक हल नहीं हुई, उसका कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस सरकार को कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। तो अब ये गद्दार कहकर आप प्रधान, और जो हर्ष जी बार बार कहते हैं कि भाई इनको क्या बोलते हैं आप, कि उनके
प्रचार वाले जो होते हैं स्टार प्रचारक में उनका नाम क्यों नहीं रखते राहुल जी ये का? मोदी को मजबूत ही कर रहे हैं। हाँ, सौरभ मोदी जी, को मैं मजबूत एक करते हैं एनालॉजी इसलिए। आपको दे दूं, बस एक सेकंड ही लूंगा। मतलब इमेजिन करिए कि कोई बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे भी कोई जानवर चल रहा है। अब उस जानवर को अगर ये लगने लगे कि बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, ये केरल में एक छोटी सी जीत हुई होगी और हुई, अच्छी बात है। अब वहां से ये सीधा रायबरेली गए हैं और जिस प्रकार से आक्रामकता से जिन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में इसकी आवश्यकता है और इन शब्दों का कोई उपयोग रह गया है। एक दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कोई घड़ी जो है वो बंद हो गई किसी जमाने में जाकर। 70 की राजनीति और 80 की राजनीति में जो मुद्दे होते थे और जिन मुद्दों पर सरकारें बदल दी जाती थी या सरकारें वापस ले आई जाती थी, आज वो मुद्दे उस प्रकार से पॉलिटिसाइज नहीं होते। आज मोबिलाइजेशन और लामबंदीकरण के तरीके अलग हैं। आज का जो वोटर होता है उसकी जो सूचनाएं हैं, उसकी जो जानकारियां हैं वो अलग होती हैं। ये सिर्फ जो 2000 इनको लग रहा है कि 2024 में जो सीटें आ गई थी, फिर वही संविधान और फिर वही आक्रामक रवैया लगाकर होता है, इनको लग रहा है कि फिर शायद यूपी इनके पास हो जाएगा। मुझे लगता है एक बार सर का कमेंट आ रहा है सर, शॉर्ट कमेंट, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। एक तो जो राहुल गांधी ने भाषा इस्तेमाल की है उसको तो कोई स्वीकार कर नहीं सकता। आमतौर पर भी राजनीति में इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं होनी चाहिए और एलओपी के मुंह से तो कतई नहीं होनी अभी कांग्रेस ही बोलेंगे, फिर बीजेपी वाले इनको गद्दार कहते हैं। चाहिए। ये बात सही है कि राहुल गांधी अंग्रेजी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उनको 20-22 साल 25 साल से राजनीति में है तो उनको इतनी हिंदी आनी चाहिए। हिंदी हिंदी बढ़िया हेडलाइन की बोलते हैं, राजनीति सब समझ के बोलते जी। और जहां तक सवाल है फर्स्ट कि पर्सन सेकंड मतलब थर्ड पर्सन का रेफरेंस की बात मैं कर जहां रहा हूं। तक सवाल है कि संकट है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है कि संकट तो वैश्विक है, सबको दिख रहा है। और संकट की जिम्मेदारी का सवाल जब आएगा तो सरकार ही कटघरे में खड़ी दिखाई देगी। विजय जी ने कहा कि राहुल गांधी को साथ खड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और हमारी यही परंपरा रही है। लेकिन क्या सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला करके इस संकट में सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोई पहल की? ठीक है सर, वो उन्हीं की जिम्मेदारी थी। मैं तो आगे इसमें बहुत डिटेल में बात और करने जो वाला था, राहुल कभी गांधी उन्होंने ऐसी बातें जो की। राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं वही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा है। ठीक है, कि एक आने वाला वक्त बहुत आगे हम इस पर चुनौतीपूर्ण डिटेल है। में और बात करेंगे जब और आपको दुनिया की खबरें बताएंगे। और भारत में और भी बहुत सारे बयान आए हैं कि एक नेता ने ये भी कहा है कि राम नाम जपो, जय श्री राम करो, तेल के दाम कम हो जाएंगे। तंज था उनका। राहुल गांधी ने अभी रायबरेली में स्टेटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को और गृहमंत्री अमित शाह को आरएसएस को गद्दार कहा है। कहा ये मोदी एक बार फिर आपके सामने आएगा, रोएगा जैसे ये पहले आया था, नोटबंदी के समय आपके सामने आया था, कोविड के समय आपके सामने आया था और रोया था और कहा था कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन गलती उसी की है। और मैं आपको बता रहा हूं उसी की गलती है, क्योंकि इन्होंने संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है। वो फिर उन्होंने संविधान, वो डायरी जैसा जो उनके पास रहता है वो भी दिखाया उन्होंने। तो ये उन्होंने भी रायबरेली में कहा है। कल भी उन्होंने कुछ इसी प्रकार की स्टेटमेंट की थी, लेकिन आज तो वो थोड़ा आज तो काफी आगे वो उससे निकल गए, गद्दार तक पहुंच गए। तू तड़ाक उन्होंने कल भी किया था। और कल उन्होंने क्या कहा था कि ये मोदी आपसे कह रहा है कि सोना मत खरीदो। सोना क्यों मत खरीदो? क्योंकि आप सोना खरीदोगे तो शेयर नहीं खरीदोगे, आप शेयर नहीं खरीदोगे तो अडानी अंबानी का नुकसान हो जाएगा। अब कल किसी ने ठीक कहा कि लोग तो सोना पहले ही खरीद रहे थे, तभी तो सरकार ने मना किया। मतलब अडानी अंबानी तो बहुत लॉस में चल रहे होंगे, बड़ी उनकी घाटा हो रहा होगा बड़ा उन लोगों, क्योंकि भारत उनके शेयर नहीं खरीद रहा था। फिर दूसरा जो है उन्होंने कहा हमसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, यहां खाने को नहीं है, भोजन नहीं मिल रहा है, और ये ऊट पटांग बातें कर रहा है। कल भी ऐसी कहा। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है मोदी, अजीब अजीब बातें करता रहता है। तो कल वाला भी एक बार आप बयान सुन लीजिए। फिर उसके बाद जो उनके आजकल पॉलिटिकल एलाय हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी सुनेंगे, देखते हैं। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं, देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से मतलब दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप लोग तांगे से आए क्या आज, या ई रिक्शा से आए? हम पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर, उन्होंने कहा तेल नहीं मिल रहा है, और कल होटल में खाना खाया था क्या? लेकिन होटल भी तो गैस से बनेगा खाना, तो कहां से खाना खाया आपने कल?
नहीं, खाना तो घर में ही खाया, खाना जैसे दुनिया चल रही है, अर्थव्यवस्था में थोड़ी तंगी है और वैश्विक है, स्तर पे महंगाई है, लेकिन वैश्विक जीवन तो स्तर उसी पे तरह चल गैस रहा मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है? अभी तक आराम से उनको क्यों नहीं कोई मिल रहा है? समस्या नहीं है। या उनको किसने बता दिया उनको कि तो नहीं? इससे दिक्कत ज्यादा ये है, मिल रहा है। उनको राजनीतिक ईंधन नहीं मिल रहा है, उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है इन चुनावों में, और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कांग्रेस को। हालांकि केरल मिल गया, लेकिन कुल मिलाकर के 5 विधानसभा चुनावों ने अपोजिशन को बहुत बड़ा झटका दिया है। ठीक है। और ये जो भाषा है ना, मैं पहले भी कहता हूँ, स्वीकार्य तो किसी स्तर पर नहीं है। आपने लेकिन एक बात कही सर ब्रेक से पहले कि सरकार को भी इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और देखिए, मेरा मानना है जब भी संकट की घड़ी होती है, राष्ट्रीय संकट की घड़ी है, आपको राजनीतिक दलों को विश्वास में आपकी लेना बात पर मैं डिस्कशन करूंगा इस पर, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ही इनकी बात पर रिएक्ट किया था। आज वाली पे तो और आएगा रिएक्शन। उन्होंने कहा था, राहुल जी ये बताइए कि गरीबों के लिए जो मोदी सरकार योजनाएं चला रही हैं, क्या ये आपको याद है, ये आपको मालूम है? फिर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके राहुल गांधी को टैग करके उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करिए जरा। वो कहती हैं कि ये हमने जितनी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने काम किया है, ये कहाँ से आया? ये छोटे मजदूरों के लिए जितनी स्कीमें हमारी, छोटे गरीब आदमियों के लिए जितनी स्कीमें हमारी चल रही हैं, किसान, गरीब, महिलाएं, MSME, उनके लिए जो भी हमारे काम हो रहे हैं 2014 से हर वर्ग के लिए जो हमने स्कीम्स लागू की, हाँ पूरी डिटेल 58, हाँ ये मिल गया मुझे, 58 करोड़ जनधन खाते क्या अंबानी के लिए है? 57 करोड़ मुद्रा लोन ये किसके लिए है? PM विश्वकर्मा योजना, PM इंटर्नशिप योजना, ई श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार देता है, मजदूरी का काम का रोजगार देता है। 9 करोड़ से अधिक PM किसान संवितरण किसके लिए हैं? लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ईंधन पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी किसके लिए घटाई गई है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना जो राशन बढ़ता है वो किसके लिए है? 1 करोड़ स्वनिधि खाते ये किसके लिए हैं? खाद अगर कम दाम पे मिल रही है तो उस पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो किसके लिए दी जा रही है? कृषि ऋण जो उसमें वृद्धि हुई है एग्रीकल्चरल क्रेडिट ग्रोथ में, वो किसके लिए है? MSME क्रेडिट ग्रोथ में 33% बढ़ोतरी हुई है, आखिर उसका लाभ किसको मिला है? खैर ये सारी बातें उन्होंने गिना दी इसके बहाने सारी की सारी, क्योंकि वो भी अडानी अंबानी से नहीं हट पा रहे थे। जैसा मैंने कल तो उन्होंने सोने को भी अडानी अंबानी से जोड़ दिया। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे तो सचमुच आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी, मतलब अब ये वाला तो और मुझे बड़ा विचित्र लगता है जो हम लोग बीच बीच में कह देते हैं ना कि वो अंग्रेजी हिंदी का अंतर नहीं जानते। मतलब अब इसको बिल्कुल नहीं बात उनके जो लोग हैं वो, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अब मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। अब ये अंग्रेजी हिंदी का अंतर नहीं भाई, वो आदमी सोच समझकर देश के प्रधानमंत्री को डंडे मारने, गाली देने, कोई अगर मान लीजिए कि गुस्से में कहीं काफिले पर चप्पल उछाल दे, जो एक बार हुआ था, आज तक एक बार हुआ है, तो उसको देश का आक्रोश बताने, झंझट को सड़कों पर लाने और ये कहना कि भैया सब कूद पड़ो एकदम से, सब राहुल गांधी को सत्ता दिलाने के लिए जान दे दो। इनका जो गिरोह है वो क्या कह रहा है? घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, खुद एसी में बैठे हुए हैं, खुद पूरा इंतजाम करके हैं, ना आप चलो गोली खाओ, मरो, क्या करो क्या ना करो। पूछेंगे लोग किसके लिए भाई? देश हमारा सबसे बेहतर स्थिति में है, देश में पिछले कुछ समय में जीना बेहतर हुआ है, गरीबी से 25 करोड़ लोग बाहर आए, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं रुका तो हम रिवर्स कर जाएंगे। ये एहसास भारत के प्रधानमंत्री को है। जब वित्त मंत्री ये सारी चीजें गिना रही होती तो किसका भला हुआ? किस महिला का? वो कोई अंबानी अडानी के घर की महिला थी क्या? प्रीति अडानी और नीता अंबानी थी जिनको वो चूल्हे पर बनाना पड़ रहा था, उनकी आंख जो है उनमें धुआं जा रहा था। वो सामान्य महिला थी भाई साहब। तमाशा करना बंद कीजिए। देश आपको एक क्या कहें, मस्खरे जैसा समझने लगा है। उसको लगता है कि ये आदमी जब भी आता है कुछ न कुछ उटपटांग बोलकर जाता है। किसी अमीर महिला को मोदी के आने से पहले कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ गरीब महिलाओं को मुश्किल थी, जो नरेंद्र मोदी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, इसीलिए रसोई गैस हो, इलेक्ट्रिक हो, अच्छी रोशनी हो, इन सब पर उन्होंने काम किया, पौष्टिक आहार पर उन्होंने काम किया। और उसके बारे में जब आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर उसका जवाब तो जनता, उसका एक ही तरीका है, वोट। हमारे यहां तो और कुछ होता नहीं, हम तो कोई वो क्या कहते हैं उसको, बंदूक की नली से क्रांति नहीं, वो भी हमने खत्म कर दिया, कहीं कहीं था, हाँ वो भी खत्म कर दिया हमने। तो लेकिन मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि नेता विपक्ष ऐसी बातें क्यों करते हैं। एक साथी उनके संजय राउत जी हैं, शिवसेना UBT के, उनसे सवाल हुआ भी देश में महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ गए, उन्होंने कहा जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने के लिए तो तुम लोग आए हो, इनको इसलिए तो लाए हो कि जय श्री राम वाले लोग हैं, तो अब बोलो जय श्री राम। जिसको महंगाई मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा।
यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। एक जमाना था जनता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरती थी, खास करके बीजेपी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, हाँ आते थे ना सड़क पर सिलेंडर लेके, प्याज लेके। अब कहाँ गए वो लोग? अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, आपको सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये बीजेपी के लिए कह रहे थे, ये देश की जनता को कोस रहे थे, ये उन लोगों को कोस रहे थे जिन्होंने मोदी को वोट दिया, ये उनको कोस रहे थे जो बीजेपी को वोट देते हैं कि आप भजो जय श्री राम। अब महंगाई बढ़ेगी तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते मोदी जी के घर के सामने बैठ जाना जाकर के। हाँ, मुझे लगा वो खुद को ही कोस रहे हैं। खुद को कोस रहे हैं नहीं कि भाई कोई आया नहीं, सड़क पे नहीं आया, हाँ, ये भी कहा कि सड़क पे आओ। यही तो लेकिन ये तो अपोजिशन की फेलियर है। नहीं, पर वही तो अगर मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, जनमत जगाना, तो अपोजिशन का काम है, उनकी अपनी फेलियर है। सुषमा जी कैसे आंदोलन आज कर सकती हैं ये बताइए मुझे। वो ये कह रहे थे सुषमा जी जैसे करते थे सड़क पर आ जाते, एक टाइम पे वो लोग सड़कों पे आते थे, तो वो विपक्ष के नेता थे। आप आज भी अगर सुषमा स्वराज को सड़क पर, स्वर्गीय सुषमा जी शानदार नेत्री थी, आज भी उन्हीं को याद करें तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता जनता ने छीन ली, विपक्ष की औकात और स्वभाव आपका रह नहीं गया। एक लाइन की बात नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई ये सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है कि आप सड़क पर ना आए, प्रोटेस्ट ना होगा, सिलेंडर ना लाएं। 3-4 दिन तो किया था ना सर, गर्मी ज्यादा है, मई जून चल रहा है, मेरे मुंह में थी बात। गर्मी ज्यादा है सौरभ जी, मैंने आपकी बात कह दी। और गर्मी में अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और इसी पर अगर सब कुछ होना है तो इसलिए तो ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जैसा हर्ष जी ने कहा, ये जवाब तो जनता दे चुकी है। अब जनता जवाब दे चुकी है तो कैसे इसको कुछ तो कहना है, उन पदों पर बने रहना है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों के बाद शायद ये पद भी इनके पास नहीं रहेंगे। और जहां तक राम का सवाल है तो ये बिल्कुल मैं स्पष्टता कह रहा हूं कि राम की कृपा है। अगर राम की कृपा नहीं होती तो क्या आज जिस देश में चाइना +1 के रूप में भारत को इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग देख रहे हैं, क्या यहाँ जो आपके यहाँ परसों ही कितनी FIIs जो हैं वो आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये कहां से चल रहा है? इकोनॉमी पे डिबेट होना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डिबेट हो। सब कुछ बहुत रोजी हो ऐसा भी नहीं है, करनी चाहिए बात उस पे। लेकिन उनका दर्द ये है कि ये जनता बाहर सड़क पे क्यों नहीं आती? तुम क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते बाहर आके? तुम क्यों आंदोलन नहीं खड़ा करते? तुम क्यों इसको नेपाल बांग्लादेश नहीं बना देते? क्योंकि इनकी संगठनात्मक स्तर पर इनके पास जड़ें नहीं है, तो जनता कहां से आएंगी? ये सवाल तो जो हमारे मित्र हैं संजय जी, उनसे पूछना चाहिए ना, राहुल जी से पूछना चाहिए कि आप सड़क पर क्यों नहीं आ रहे। मैं तो यही कह रहा हूं कि सड़क पर आना चाहिए। संकट है, रोजी पिक्चर नहीं है, सब कुछ है, तो आप सड़क, सुषमा जी को क्या याद करने की जरूरत? और सुषमा जी याद आती है तो उसी बहाने से आप आ जाओ सड़क पर। वो लोग ऑपोजिशन में थे तो वो लोग अपोजिशन में थे तो ये सब काम करें। राहुल जी भी आए, सब लोग आए। क्यों राहुल जी ने भी आपको बयान नहीं है? वो भी जनता को कोसते तो तुम बैठ के रील देखो, रील देखो तुम बैठ के। तो सरकार के खिलाफ खड़ा होना है तो कम से कम जनता आ जाए और जनता के साथ, जनता को बल्कि वो लेकर आए कि भाई अरे कम से कम जनता ने जो कार्यकर्ता है जितने उनको लेकर आए। लेकिन मुझे कुछ लगता है कि ये बीजेपी की कोई कॉन्स्पिरेसी है कि इस तरह के, हाँ ये इस तरह से करके फायदा किसका हो रहा है इसमें? लेकिन राहुल जी तो राहुल जी को तो आप हमेशा वैसे स्टार प्रचारक मानते हो बीजेपी का। आपके सारे मित्र कहते हैं कि राहुल के अलावा कोई लड़ नहीं सकता है। नहीं, पर हर्षी आपने तो अभी कहा कि जब तक वो हैं तब तक नहीं, ये तो मेरी अपनी राय। कल उन्होंने एक और गजब की बात कही राहुल गांधी ने, मैं उनके क्योंकि दो स्पीच सुनी मैंने 16-17 मिनट की। एक में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तो मीडिया पे वो तो अब हम भी टारगेट पे हैं उनका, तो मीडिया वाले कुछ नहीं दिखाएंगे आपको, ये कभी आपको ये केवल अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, ये आपको डांस दिखाएंगे, ये आपको क्रिकेट दिखाएंगे, ये कभी कोई और बात नहीं करेंगे। बात हम दिन भर राहुल गांधी की करते रहते हैं, ये अलग बात है। फिर उन्होंने कहा एक जगह पर ये कहा कि जितने नेता हैं कोई पार्टी को नहीं बताई उन्होंने कौन सी, उन्होंने सब नेताओं को शामिल कर लिया। सब अंबानी की शादी में गए थे, बताओ एक नेता कौन नहीं गया था? आप लोग बताइए कौन एक नेता नहीं गया था? मैं नहीं गया था। तो ये तो वो खुद कहते हैं कि मैं ही हूं जो लड़ रहा हूं, अकेला मैं ही बचा हूं अब देश में जो मोदी से लड़ रहा है। ये उनको सच में लगता है। सुनिए, अधीर रंजन चौधरी ने कभी कहा था कि अंबानी अडानी हमको पैसे नहीं देता तो हम उन पर हमला नहीं करेगा, जिस दिन देने लगेगा नहीं करेगा। अभी तो बोला सवाल दूसरा है,
आप अंबानी के यहाँ शादी में नहीं जाएंगे, अडानी पर हमला करेंगे, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन देश के इन दोनों सबसे बड़े उद्योगपतियों में जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, उनको आप दिन रात इस तरह से गालियां देते हैं। अरे एक डेटा आया हुआ है कल, तो एक तो बीजेपी ने ही एक वो निकाला कि कितने चुनाव जो है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में हार चुकी है उनकी पार्टी। फिर एक डेटा कल से और ये चल रहा है कि देश में किसके कितने एमएलए हैं। इसके अगले वाली खबर है जरा, इसके अगले आज देश में किसके कितने विधायक बचे हुए हैं, इसका एक डेटा है, तो वो मैं आपको बताता हूं। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के देश के अंदर विधायक जो हैं वो 1200 हुआ करते थे, आधे रह गए, 1200 विधायक होते थे, और आज वो 676 रह गए। बीजेपी के पास इस वक्त सबसे ज्यादा देश में 1810 विधायक हैं। प्रिंट ने स्टोरी भी 663 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, जिसके पास 135 हैं, ये भी बीजेपी के एलआई हैं। और 123 विधायक वाले अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी इलेक्शन स्टेट कल पंजाब है, और जो अगले साल इलेक्शन होना है। लेकिन क्या ये आंकड़ा कभी आगे जाके बदलेगा, इस पर हमको बात करनी चाहिए। ये 2007 से आ रहा है, मैं इसमें 2000 एक पूरा पाई चार्ट है, 2014 से ले लेते हैं, चलें, जब आए 2014 से कर 2014 से कर लेते हैं, तो तब बीजेपी के 1058 विधायक थे, 1058, और कांग्रेस पार्टी के 911 विधायक थे। ठीक, अब वहां से आज कोई बहुत बड़ा बहुत अंतर नहीं था सर, 100 विधायकों का अंतर था। वहां से बीजेपी 1800 पे पहुंच गई है, 1800 विधायक हैं, मतलब उसने कितने राज्य जीते होंगे, और कांग्रेस पार्टी वहां से होती हुई आ गई है 676 के ऊपर। अब ये सब बातें होती हैं, पीछे तक जाओगे तो आप, जब इंदिरा जी का प्रधानमंत्री का काल था, तो 85% राज्य जो है और 75% आबादी कांग्रेस के पास शासन वाली थी। आज बीजेपी के पास है। मोटे तौर पे यदि ऐसा समझे उसको, टोटल विधायक और ये सब कर रहे, ये आपका नेशनल फुटप्रिंट है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का। जी सर, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ज्यादा फोकस, अगर वो कांग्रेस के भी हित करना चाहते हैं तो इसी पर करना चाहिए कि वो कहां से कहां पहुंच गए। 2014 से 2026 में हम लोग खड़े हैं। बीजेपी ने पूरी तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कांग्रेस को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी 10-12 साल में भी एक जिम्मेदार अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन के रूप में अपने को नहीं ला पाई है। कांग्रेस एक क्या ही रह गई, बीजेपी 3 गुना हो गई, अपोजिशन में रहने की संघर्ष की आदत नहीं है। और इससे पहले जब जब सरकारें आई, अटल जी को थोड़ा अपवाद मान ले, तो ऐसे दलों की आई जिनको कांग्रेस ही चाबी देकर सरकार बनाती थी और फिर नीचे से बैठा के खींच लेती थी। तो उनको लगता था जब जब उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन जाएगी कांग्रेस अपने आप आ जाएगी। वो परिदृश्य अब नहीं है। राजनीति का मिजाज, राजनीति का मुहावरा सब बदल गया है। पर राहुल गांधी या कांग्रेस अभी उसी अतीत में जी रहे हैं कि जनता अपने आप हमको लेके आएगी। वो दौर गया। आप संघर्ष करेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, एक राजनीतिक जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर निभाएंगे, तब जनता आपके बारे में सोचेगी। अब एक खबर सुनकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई, आपको होगी कि नहीं होगी। इनके जो अभी लेटेस्ट एलआई बने विजय, टीवी के पार्टी वाले, तमिलनाडु वाले, कल उन्होंने एक पोस्ट किया, बहुत ये बड़ी खबर। पोस्ट में उन्होंने LTTE, अब तो शायद आज की जनरेशन को गूगल करना पड़ेगा, क्या लिट्टे कहते थे, लिट्टे, श्रीलंका में तमिलों के के लिए एक अलग आजाद देश बनाने की लड़ाई लड़ी प्रभाकरन ने। LTTE नाम का एक संगठन बनाया, वो ऑलमोस्ट एक मिलिट्री ही थी, उसके पास टैंक भी थे, उसके पास सब कुछ था, उसके बाद नेवी भी थी, एक छोटी सी एयरफोर्स भी थी, एक बड़ा सैन्य संगठन बनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और अंत में ये भी मारे गए, श्रीलंका की सेना जीत गई। लेकिन हमारे देश में प्रभाकरन को क्यों जाना जाता है? प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या करवाई 1991, 23 मई 1900, सुइसाइड बॉम्बर भेज के भारत में, तमिलनाडु में एक रैली में थे, और वो इलेक्शन ही था 1991 का लोकसभा इलेक्शन, श्रीपेरुम्बदूर में इलेक्शन कैंपेन में गए। इलेक्शन कैंपेन में सुइसाइड बॉम्बर भेजकर प्रभाकरन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, LTTE हत्या करवाई, राजीव गांधी की हत्या करवाई। और उस प्रभाकरन के लिए लिखते हैं विजय, तमिल में पोस्ट किया था, मैं इंग्लिश में उनका जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ रहा हूं। वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ मुलिवैक्कल कहते होंगे प्रभाकरन? नहीं, वो एक जगह है जहां जेनोसाइड हुआ था तमिल्स का, हजारों की संख्या मारे गए थे, उनमें प्रभाकरन भी शामिल था, उसी जगह मारा गया था। सो ओके, वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ
Mulivaikal, in our hearts, we will always stand in solidarity for the rights of our Tamil kin living across the seas. आप जिसके पिता की हत्या की हो, उस व्यक्ति के लिए, और प्रभाकरण मेन एक्यूज थे उसमें। सर प्रभाकर ही सब कुछ था। मेन एक्यूज क्या थे? प्रभाकर वो तो प्रभाकरण हेड कर रहे थे एलटीटी को। सो ये, हाँ सर, आप कह रहे थे कि इसमें नहीं, मैं यही कल मैंने देखा था, हम लोगों की चर्चा, ये तो बहुत मतलब बड़ी घटना है। उसको जब आपने वो श्रीलंका का जिक्र किया, मैंने कि वो तो एक रेफरेंस है एलटीटी का, लेकिन उसका बड़ा रेफरेंस है हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, कि वो राजीव गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों में की उन्होंने थी एलटीटी ने, और वो हुई। लेकिन मैं फिर सोचा ये खबर हुई है जिस पर विजय ने श्रद्धांजलि दी, उनकी अपनी सोच होगी, उस पार्टी की सरकार में वो शामिल है कांग्रेस। लेकिन मुझे याद आया कि 96 में भी ऐसा हुआ था। 96 में इससे उलट किया कांग्रेस ने, तब तो सीताराम केसरी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और देवेगौड़ा सरकार थी, और जैन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश करने की बात हुई थी। वो आई भी नहीं थी, लेकिन जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और जिसमें कहा गया कि डीएमके उसमें शामिल है, ठीक है। और सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा सरकार, जिसको सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समर्थन दिया था, एक ही दिन में वो विड्रॉ कर लिया था, सरकार गिरा दी थी। डीएमके उसमें शामिल है, और एलटीटी तो डायरेक्ट शामिल है उसमें राजीव गांधी की हत्या में, मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो सारे मतलब डीएमके तो एक आरोप के तौर पर शामिल है। मुलीवैक्कल में करेक्ट कर दूं, मुलीवैक्कल वो जगह है जहां श्रीलंका की सेना ने 2009 में प्रभाकरन को मार गिराया था, उसी की बरसी पर विजय ने सोशल मीडिया पर यह श्रद्धांजलि। मैं सौरभ जी 1 मिनट लेना चाहता था, क्योंकि बड़े अच्छे मुद्दे आपने आज उठाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां तक इसका सवाल है, एलटीटी भारत के लिए एक प्रतिबंधित संगठन है, और भारत में ने उसको एक आतंकवादी संगठन के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। पर मैं इससे ज्यादा कांग्रेस का जो दिवालियापन या खोखलापन है, मैं उस पर इसलिए भी आना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस के सीटों के घटते हुए सीटों का सवाल है, सौरभ जी, 1952 से लेकर अगर आप आज देखेंगे स्टेट असेंबलीज में, हर दशक में कांग्रेस की सीटें और कांग्रेस का वोट शेयर स्टेट असेंबलीज में नीचे जाता रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात अभी कही जा सकती है वो ये है कि 2007-8 से लगभग राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन में भूमिका निभाने लगे। पहले यूथ कांग्रेस में, फिर 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बने, 2017 में प्रेसिडेंट बने, 2018-19 के बाद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उस समय के बाद से स्थिति अब ऐसे समझिए कि भारत में हर दूसरा एमएलए बीजेपी का है, और जबकि भारत में हर तीसरा एमएलए करीब है, और हर 6 फैक्ट्री में आप कांग्रेस के एमएलए कहे जा सकते हैं। और इसका अगर इसकी संरचनात्मक दोष और इस संरचनात्मक पतन का किसी को जिम्मेदार मानना चाहिए तो वो राहुल गांधी को ही माना जाना चाहिए। अभी हालांकि इस पर टीवीके की सफाई भी आई है इस इशू के ऊपर कि विजय श्रीलंका में मारे गए हजारों तमिलों की बात कर रहे थे, सिर्फ प्रभाकरन की बात नहीं कर रहे थे। तो वो समझते हैं ना इस बात को, क्योंकि एक प्रतिबंधित संगठन के हेड को लेकर, हालांकि इसमें मुझे नहीं पता कि कर सकते कि कांग्रेस के पास एक लॉजिक हो सकता है। मैं वैसे ही याद, बहाने तो 1000 खोजे जा सकते हैं। नहीं, बहाने ये कि जो जिन लोगों ने हत्या की थी, जिसमें शामिल रहे थे, उन लोगों को माफी दिलवाने के, जीवन दान देने की मांग गांधी परिवार ने की थी। ये एक रेफरेंस के तौर पर बात जाके मिली भी थी। नहीं, उसके बाद माफी की, अभय दान देने की भी बात थी। वो लेकिन प्रभाकरन, हाँ, वो प्रभाकरन एलटीटी प्रतिबंधित संगठन और भारत सरकार का एलटीटी को लेकर क्या रिश्ता, और राजीव गांधी ने सारा बड़ा कैंपेन ही उनके खिलाफ। नहीं, विजय को एक बात और बतानी चाहिए। विजय ये सफाई दे रहे हैं, उनकी पार्टी ने सफाई दी कि हम उस जगह पर मारे गए तमिलों की बात कर रहे थे, श्रीलंका की सेना ने जिनको मारा, हम प्रभाकरन की बात नहीं कर रहे थे। प्रभाकरन ने मारा क्यों था राजीव गांधी को, हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में प्रभाकरन के खिलाफ भारत की सेना भेजी थी। वो बड़ी बात उसमें वो है, इंपॉर्टेंट है कि तो फिर विजय बताएं क्या उससे वो सहमत है? नहीं, ये जो टीवीके की सफाई है वो भी अर्धसत्य है। अर्धसत्य इसलिए है कि पिछले साल नई पार्टी बनाने के बाद जब प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का, सितंबर में विजय ने खुद कहा था कि प्रभाकरन के मरने के बाद जी श्रीलंका और देश के, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जो तमिल रह रहे हैं वो अपने आप को नेतृत्वहीन महसूस कर रहे हैं, एक ऐसे नेता को मिस कर रहे हैं जिससे उनको मां जैसा प्यार मिला था। ये कहा प्रभाकरन के लिए नाम लेकर के सितंबर के महीने में उन्होंने अपनी एक रैली में कहा था। एक्चुअली हमारे लिए भी, मतलब इंडियंस के लिए भी ये मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, क्योंकि वहाँ तमिल लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु में बहुत से लोगों की सहानुभूति जो है उलझा हुआ नहीं है। देखिए, यही समस्या है, जब आप देश के लिहाज से सोचेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। किसी भी दूसरे देश में हमारी सेना भेजकर किसी भी तरह के अभियान में क्यों शामिल होना, बेसिक की बात कीजिए। राजीव गांधी सरकार का वो निर्णय ही पूरी तरह से गलत था। भारत की भूमि पर कोई लिट्टे के नाम पर
आतंकवाद करेगा उसको बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दीजिए, उसको उसके इलम खिलाफ जो का करना मान करिए, जो था ना। लेकिन विदेशी धरती पर क्यों हम भेजेंगे? ये प्रभाकरन ने उसके बाद हत्या कराई, लेकिन अगर हत्या हमारे प्रधानमंत्री की कर दी बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या किसी की बेटी को यह अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफी दे दे? ये इस पर चर्चा ही नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री के हत्यारों को उन्होंने अपनी तरफ से माफ कर दिया। वो थोड़ी करने वाले हैं। इसको समझिए बात को। यही तो पोस्चरिंग होती है, यही तो एक कहते हैं ना तरीका होता है। आप उस जो पूरे के पूरे लिट्टे का था, आप उसके तमिलों के हित की बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। तमिलों का हित सुरक्षित रहना चाहिए, तमिलों का हित हो यहां हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो। लेकिन अगर कोई उसके नाम पे किसी दूसरी धरती पर आतंकवादी संगठन बना रहा है तो पहली बात तो हम उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? दूसरा, अगर हमारे यहां कुछ हो गया, हमारे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, तो फिर कानून अपना काम करेगा ना। विजय और कांग्रेस पर क्या कहना है? नहीं, विजय कांग्रेस तो मैं फिर कह रहा हूं कि विजय शायद मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो फिर से गुब्बारा ना साबित हो। लग ये रहा है कि पैकेजिंग नहीं है, कॉन्स्पिरेसी और पीछे के एक्टर्स जो हैं वो सेम है। वो बहुत सब ब्रेक लेना पड़ेगा बहुत शॉर्ट में आपको। बहुत शॉर्ट में। एक तो ये विजय ने कल कहा है, जो रेफरेंस लिया है, तमिल भावना अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं वीसीके का समर्थन को है और वीसीके लिट्टे की समर्थन पार्टी मानी जाती है। वीसीके जो इनके साथ जी है। जी। ओके। दूसरी श्रीलंका में जो लिट्टे का अभियान था, लिट्टे की गतिविधियां थी, उनको खाली आइसोलेशन में श्रीलंका के लिए मत देखिए। उनका सपना तमिल राष्ट्र बनाने का, और कहीं ना कहीं वो हमारे तमिल प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति थी। वाइको ने इस बार एक समय में ये जोड़ दिया था कि तमिल बनना चाहिए, और वो राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ था। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, अखिलेश यादव मेन अपोजिशन दल है वहां पर, उनको कुछ तनाव तो हो ही रहा होगा। अब वहां जो इस वक्त चल रहा है मामला, वो सीधे सीधे आप कहिए 80-20 की पिच पर उसको योगी जी ले गए, नमाज वाला बयान देकर के सीधे उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया अपना। अखिलेश यादव ने इसके बाद ऐसा लगने लगा है कि वो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहते हैं। वो हनुमान जी को भी याद करते हैं, वो अपना जो कि मंदिर बना रहे हैं इटावा में वो भी दिखाते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम होती है कि मैं भंडारे में आ गया तो मैं राजनीति करने के लिए आया हूं, तो मुझे नाम बता देना, मैं उनको प्रसाद भिजवाऊंगा। प्रसाद एक्चुअली वो कल सच में बांट रहे थे। कल वो एक भंडारे में गए हुए थे, वहां उन्होंने हनुमान जी की आरती की और उसके बाद लोगों को खुद अपने हाथ से प्रसाद बांटा। यूपी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का वो सड़क पर नमाज पढ़ने वाला जो बयान है वो खूब चल रहा है। अखिलेश यादव कल जब थे यहाँ इस कार्यक्रम में, तो जाहिर है कि उनसे मीडिया वो सवाल पूछती और पूछा गया, तो अखिलेश यादव के लिए ये कैच 22 सिचुएशन है। क्या कहें, सड़क पर नमाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप कहेंगे नहीं होनी चाहिए तो वो नाराज होगा जो उनके सबसे करीब है, और अगर वो कहेंगे कि होनी चाहिए नमाज तो फिर दूसरे वर्ग में रिएक्शन होगा। तो देखते हैं क्या वो बैलेंस साध पाए अखिलेश यादव का बयान। हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। उन्हें अभी देखना, भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी की जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफई अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। ये जवाब था साहब, कुछ बात बन पाई? नहीं, अखिलेश जी इतने तंज के अंदाज में क्यों रहते हैं मुझे नहीं समझ आता। अब इसी चक्कर में लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई घर में आपकी मरनी हुई है, मंदिर तो इतना दिन आदमी जाता नहीं, कम से कम 13 दिन तो नहीं जाते हैं ना भाई सगा। मतलब अगर आप ये हिंदू होने की ये सब बात कर रहे हैं तो या तो आप कहिए कि हम ठीक है, हमारे काम अपने हैं, हम उसमें ये सब नहीं करेंगे। दोनों एक साथ नहीं चल सकता है ना। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अभी तो अखिलेश जी के यहाँ भाई का ही तो निधन हुआ है, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं, राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं। भाई 13 दिन के बाद आप ये सब करते हो, कम से कम हो जाता सब कुछ, लेकिन वो कर रहे हैं। और मूल बात क्या है, क्या अखिलेश यादव सचमुच राजनीतिक तौर पर बड़े संकट में हैं?
मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि इसी तरह की चीजें चलती रही तो जो यादव मतदाता है वो भी क्यों बचा रह जाएगा इनके साथ। भाई यादव तो धर्मप्राण होता है मूल रूप से। हमने तो जहां भी देखा है कि पुजारी जी के साथ कोई यादव जी होंगे जो मंदिर की व्यवस्था में लगे होंगे, हम तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो क्या वो वाला संकट अब अखिलेश जी को भारी पड़ा है, इसलिए पिछले कुछ समय से लगातार देखिए ये कोशिश कर रहे हैं, वही बताने का प्रयास करते हैं। अब वो नमाज वाली बात पर याद कर रहे थे कि भाई कानून सबके लिए है और सरकार तो सारे आधे काम सड़क पर ही करती है। हम भी सड़क पर ही बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए भाई जो अगर वो उन्होंने ये कहा कि वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि सड़कों में नमाज हो, लेकिन अगर कभी हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें। वही बात हो गई, हम तो कल भी इस बात पर सहमत थे, आज भी है कि सड़कों पर नहीं हो, सड़कों पर नमाज नहीं हो, कोई भी उस तरह की बात उसको छोड़ दिए। अखिलेश यादव जी को कुछ बैलेंस साधना पड़ रहा है मजबूरी में। क्या अखिलेश जी को समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करें। अब वो बड़ा मंगलवार था कल, उसकी ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो पूजा में भी चले गए, लंगर में भी चले गए, लेकिन उससे फिर इधर का भी मन थोड़ा सा अटका रहता है ना कि नमाज को लेकर कैसे बैलेंस करें। तो वो दोनों चीज़ों में उनका अटकाव है। अब उस अटकाव से भटकाव से कहाँ तक पहुँचेंगे, और इसलिए वो सीधी बात नहीं करते। तंज की बात वो इसलिए भी अक्सर करते रहते हैं कि उससे सीधा जवाब नहीं होगा ना, या तो वो कह देते कि भाई ये भी मत करिए, क्यों ये कर सकते थे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब सरकार ने कोई जगह ही नहीं दे रखी है तो कोई ये भी कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ा सा तो उनको दोनों तरफ ही ध्यान देना है ना। पूजा करने में क्या है, कर ले, लंगर पर जा रहे हैं, हनुमान जयंती पर जा रहे हैं। एक बात राहुल गांधी बहुत मंदिर जाते थे, फिर उसके बाद लोगों ने जब उसको कहना शुरू कर दिया कि भाई इससे एक तो फायदा नहीं हो रहा आपको, दूसरा नुकसान भी हो रहा है, तो फिर कुछ टाइम के लिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर अभी इस बीच थोड़ा थोड़ा फिर जाने लगे हैं। देखिए जैसे आपने कहा ना, कल तो गए ये अखिलेश यादव के लिए कैच-22 वाली सिचुएशन है। हाँ वही। लेकिन फिर भी एक बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी इस तरह के पॉलिटिकल बाउंसर पे हुक करते और मिड विकेट पे कैच हो जाते। अखिलेश यादव ने उसको डक करने की कोशिश की, उन्होंने उस बॉल को खेला ही नहीं, बचा लिया। और बचाने में आप जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव का संकट हम समझ सकते हैं कि जिस तरह का पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में लगातार रहा है, ममता बनर्जी के साथ अल्पसंख्यक वोटों के एकजुट होने के चलते, उस तरह का यूपी में नहीं है। तो अगर उस तरह का ध्रुवीकरण हो गया, और जैसे योगी जी ने अपनी चाल पहले चल दी है, 80-20 वाला आरोप तो बहुत पहले से लगता रहा है, लेकिन अगर नमाज वाला बयान अचानक आया है और उसका प्रभाव चुनाव में दिखता है, तो अखिलेश यादव के लिए संकट की घड़ी होगी। इसलिए भी होगी कि कांग्रेस का दबाव लगातार बढ़ेगा ज्यादा सीटों के लिए, और अखिलेश यादव चाहे बंगाल का नतीजा देख लें, चाहे बिहार का देख लें, चाहे महाराष्ट्र का देख लें, कांग्रेस को ज्यादा हिस्सेदारी दे करके अपनी संभावनाएं और ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहे। अब इसमें एक आपको एक अलग एलिमेंट मिला, वो मैं दिखाता हूं। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कामयाबी मिली, उसके 23 विधायक जीत करके आए, और उसको प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा अलाइज में सबसे ज्यादा मंत्री पद भी मिले, उसको 5 मंत्री बनाए गए। अब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने वो केरल वाला एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है, मुस्लिम वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने केरल का उदाहरण लिया। एमआईएम के एक नेता ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में तो केरल से ज्यादा मुसलमान है। बिल्कुल ठीक है, अगर मुसलमान वोटर एक मुसलमानों की पार्टी केरल में अपने लिए सरकार में हिस्सेदारी ले सकती है, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर उनके बिना सरकार नहीं बन रही थी, ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकती है, मुसलमान वोटर ऐसा कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को 40 से 50 सीटें जिताकर दे दीजिए। ऐसी परिस्थिति पैदा कीजिए कि हमारे बिना, मतलब मुस्लिम विधायकों के बिना कोई भी सरकार ना बन पाए। लोग कहते हैं अगर मजलिस को उत्तर प्रदेश में 4, 6, 10 विधायक जीत भी जाएं तो क्या सरकार बना लेंगे? हाँ, बिल्कुल बना लेंगे। आपने देखा कि आज केरल में नई सरकार बनी जिसमें मुस्लिम लीग के 22 विधायक जीते हुए हैं और 5 मंत्री बनाए गए हैं। केरल में बगैर मुस्लिम लीग के सहयोग के कोई भी सरकार नहीं बन सकती, जबकि केरल में मुसलमानों की आबादी 25% है। उत्तर प्रदेश, जहां की सरकारी आंकड़े के मुताबिक 24.6% मुसलमान पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर लोग मजलिस का सहयोग करें और मजलिस के 40-50 विधायक जिता के दे दें, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी, जिस तरह केरल में सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई। अगर आप उत्तर प्रदेश में मजलिस को जिताने में कामयाब होते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कोई सरकार नहीं बन सकती बगैर आपके सहयोग के। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई सत्ता में साझेदारी की लड़ाई है। जिस तरह केरल में आज मुस्लिम लीग ने सत्ता में साझेदारी हासिल की है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर
जनता अगर लोग सहयोग देंगे तो इंशाल्लाह जरूर सत्ता में साझेदारी। सपना देखना गैर कानूनी भी नहीं है, मेरे लाल के ऐसे सपने हैं। हाँ, और दिन में देखना भी अपराध नहीं है। आसाम में 40% आबादी मुसलमानों की, बंगाल में 30%। नतीजा आपके सामने है वो, लेकिन उन्होंने इसलिए केरल का उदाहरण चुना है। जी प्रोफेसर साहब। नहीं, मैं तो सिर्फ बड़े दुखित होकर सुन रहा था और ये कहना चाहूँगा कि एक ज़माने में इतिहास के छात्र और आप लोग भी रहे हैं, सब जानते हैं कि ये जो पूरी एक कोशिश थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स और सेपरेट क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन की, उसी प्रकार की ये भावनाएं फिर से भड़काई जा रही। मुझे नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कितने इस प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम विधायक ही बनाएगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही कुछ लग रहा है। और भारत में जो सांप्रदायिकता की नींव पड़ी, कितनी मजबूत नींव हो गई और भारत का क्या हाल हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार के बातचीत से तो मुझे यही लग रहा है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्टता ये कह दूं, और मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन ये जो हो रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि अगले साल यूपी में चुनाव, ये सब हम जानते हैं। तो मुझे एक वो कहावत पहले हमारे यहाँ कहते थे कि दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम, तो मुझे लगता है ना सत्ता मिलेगी ना राम मिलेगा। इनका तो ये हाल इस प्रकार से हो रहा है क्योंकि ये स्पष्ट है ही नहीं कि किन मुद्दों पर। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि विपक्ष लोगों को क्यों नहीं ला रहा है, तो बात जिन मुद्दों की होनी चाहिए वो मुद्दे लाए नहीं जा रहे। जिन मुद्दों से भारत का विकास होगा उन मुद्दों पर कोई प्राथमिकता। वो एमआईएम के नेता थे प्रोफेसर साहब, और उनकी लाइन, अवैध साहब की लाइन बड़ी क्लियर है। वो तो कह रहे हैं अपनी लीडरशिप बनाओ। अपनी लीडरशिप मतलब मुस्लिम आदमी, इसका मतलब भारत के टुकड़े टुकड़े करो, इसके अलावा और क्या है। ये बहुत इसको मुझे तो लगता है कि ऐसी बातों पर कोई वक्तव्य भी देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भारत में इस प्रकार की बातें हो रही हैं, और वो तब हो रही हैं जब हम विश्व में अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ते जा रहे हैं, वो तब हो रही है जब हमें एक विश्व पटल पर एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना अपने आप को। तो मुझे नहीं लगता है कि एक आप इसी पर देखिए, आप ओवैसी साहब का और हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केंद्र सरकार के किरण रिजिजू, इनके बीच में एक वो चला, संवाद चला। किरण रिजिजू ने एक जगह ये कहा कि अगर आप मुस्लिम आबादी को देखें और उसके हिसाब से देखें दुनिया में कितने देश बनते हैं उस आबादी के, तो आप दुनिया की छठी सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री होते। भारत के सारे मुसलमान अगर एक जगह देश बनाकर रहते होते तो वो उस आबादी के हिसाब से उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे देश में पारसी को अगर आप देखें तो वो 52 से 53 हजार है। तो वो एक गांव में या एक टाउन में, छोटे कस्बे में रहने लायक आप उसको बता सकते हैं। लेकिन एक ऐसी आबादी जो दुनिया की 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, 6th लार्जेस्ट कंट्री होता बाय पॉपुलेशन, और एक कस्बे बराबर आबादी, दोनों को इक्वल राइट्स हैं, बराबर के अधिकार हैं। दोनों को हमारे यहां पर अलग करके नहीं देखा जाता, दोनों के पास माइनॉरिटी स्टेटस है। तो वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे शायद कि भाई मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए, बहुत अंतर है। फिर जो है उन्होंने लिखा कि इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि भाई मैं आपसे सिंपल गणित का सवाल पूछता हूं, 80% या 14% बड़ा कौन है? तो बड़ा मतलब 80%, मतलब हिंदू ज्यादा है। तो इस हिसाब से हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो जो भी नॉन हिंदू है वो माइनॉरिटी हो गया। यह ओवैसी साहब ने लॉजिक दिया। फिर उन्होंने कहा कि मंत्री जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को आर्टिकल 30 का उनका अधिकार जो है वो ना मिल पाए। इस पर फिर जवाब दिया किरण रिजिजू ने। उन्होंने कहा कि देश में, भारत में अगर आबादी किन्हीं दो समुदायों की कम हुई है आजादी के बाद से, तो वो या तो हिंदू है या पारसी है, बाकी किसी की आबादी घटी नहीं। एब्सोल्यूट परसेंटेज में आबादी सबकी बढ़ी ही हुई है। फिर लेकिन एक लाइन लिखी है उन्होंने, आप लोग उसको कैसे देखेंगे? उन्होंने लिखा है, डियर असद ओवैसी साहब, यू आर द टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर इन इंडिया। किरण रिजिजू लिख रहे हैं, you are the tallest Muslim leader in India, as you always speak for Muslim rights. But remember, Congress has become a Muslim League party. Although Muslims may be notified as minorities in India, but don't let them feel small because their number would be 6th largest country. उनको माइनॉरिटी का एहसास ना कराइए, वो बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन उन्होंने कहा आप सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं इस वक्त देश के। बयान भी है रिजिजू जी का, सुन लीजिए। 20 करोड़ से ऊपर का मुसलमान का संख्या और 52,000 लगभग पारसी का संख्या, दोनों माइनॉरिटी है। अगर मुसलमानों का जनसंख्या को अलग राष्ट्र के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाएगा, इतना बड़ा मुसलमानों का संख्या है। और पारसी का संख्या देखेगा तो एक गांव का बराबर है।
53,000 का लगभग पारसी का पॉपुलेशन इस देश में बच गया है और दोनों माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। माइनॉरिटी स्टेटस इसलिए मिला है कि इस देश में हिंदुओं का जनसंख्या लगभग 80% है। कौन सही, किरण रिजिजू जी या ओवैसी जी? किस वाले मामले में? अलग अलग मामले हैं, अलग अलग मामले बताइए फिर। देखिए, ओवैसी जी का तो बड़ा सीधा सा है कि उनको एक नैरेटिव सेट करना है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को लीडरशिप दी, लेकिन हिंदू उनकी चिंता नहीं करता है, इसलिए आप हमको नेता मानिए। और रिजिजू जी का क्या कहना है कि भाई मुसलमानों की चिंता कौन करेगा, ये संविधान तय करेगा, ये नेता तय करेंगे, लेकिन मुसलमानों के नेता आप हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको समझ रहे हैं ना? ओवैसी जी कह रहे हैं मुसलमानों का नेता मैं हूं, दूसरा कोई आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे नेता मानिए। यानी कांग्रेस से समाजवादी पार्टी सबसे आई, और रिजिजू जी कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े नेता हैं, तो दोनों एक मत है, तो मान लिया अलग अलग नहीं है। एक बात, तो बीजेपी मानती है कि ओवैसी जी मुसलमानों के सबसे मानना चाहती है, मन की इच्छा है कि ओवैसी जी के अलावा कोई और मुसलमानों को मानना बड़ा चाहिए नहीं, नहीं चाहती है ये। मैं कह रहा हूं चाहिए नहीं। सर आप अपने मन की बात कीजिएगा, अभी रिजिजू जी और ओवैसी जी भाई उन्होंने कांग्रेस और ओवैसी तोल दिए बराबर। हाँ, इसीलिए क्योंकि कांग्रेस से बड़े नेता आप हो। बीजेपी चाह रही है, लेकिन अब इसके आगे की बात जो किरण रिजिजू जी कह रहे हैं वो तो ठीक बात है ना भाई। 20% जिसकी आबादी हो वह भला अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा एवरी नॉन हिंदू इज अ माइनॉरिटी। नहीं, अब ये तो देखिए, ये कहने की बात है, ये तो कोई भी आप कह दीजिए कि फलाना जी हैं, इसके अलावा सब जो है, मतलब 4 लोग बैठे हैं या कहीं 100 लोग बैठे हैं, तो जो भी सबसे बड़ी संख्या उससे छोटे वाले सब माइनॉरिटी का मतलब ये होता है जो संख्या के आधार पर, समाज के आधार पर, उनकी जो सांस्कृतिक स्थिति है उसके आधार पर वो उसको सहेजने की जरूरत है। इसको आप समझिए, अल्पसंख्यक का मूल मतलब ये तो भारत में जैसे और अवधारणाएं फ्रॉड निकाली गई, वैसे ही इसको अल्पसंख्यक वाली भी अवधारणा फ्रॉड निकाल दी गई। मेरा स्पष्ट मानना है इस देश में मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है। जो किरण रिजिजू कह रहे हैं उनके पास अवसर है, उनकी सरकार है, उनको इस दर्जे को समाप्त करना चाहिए, और उसकी शुरुआत उसी से हो सकती है जिसके वो मंत्री हैं। ऐसा आप विचार भी है कभी, आपको लगता है सरकार? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल विचार होगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की भारत में कोई आवश्यकता नहीं। माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना चाहिए भाई मुसलमानों को। माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को ही, सिखों को, पारसियों को, जैनों को। कोई तो एक तरीका निकालेंगे, 1%, 2%, 3%, 5%। मैं उसका उदाहरण बताता हूं। 5% से ज्यादा का कोई माइनॉरिटी कैसे? एक बात और किया असदुद्दीन ओवैसी ने, अब ये मैं नहीं समझ पाया कॉन्टेक्स्ट कहां से ला रहे थे वो, ये कि अगर मंत्री जी का लॉजिक मान ले, देन हिंदी स्पीकर्स कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ कनाडा एंड यूएस। हिंदी स्पीकिंग वाला तो माइनॉरिटी कहां है? एक पहले स्पीकिंग ने कभी माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक आधार पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो कभी माइनॉरिटी है ना, होते हैं, लेकिन कभी मांगा नहीं, बहुत सारी जगह पर है। पूरा और इसको लिंग्विस्टिक रिलीजियस लेवल पर भी देखिए ना, मतलब वो जो तर्क है वो अलग तरीके से है, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी पर भी नंबर को यदि रिजिजू साहब की बात को माने तो फिर जम्मू कश्मीर में हिंदू को माइनॉरिटी में नहीं देना चाहिए। हिंदुओं का तो माइनॉरिटी स्टेटस है जम्मू कश्मीर में, वो 28% है वहां पर। देश में तो 15% ही हैं मुसलमान। आपको एक बड़े देश में 150 करोड़ में 20 करोड़ लोग बड़े लग रहे हैं। हालांकि आधार पर मिलता क्या है? एक बात मैं बहुत कितने हिंदू हैं सर जब नहीं मिलता ना? नहीं, माइनॉरिटी अगर कोई माइनॉरिटी स्टेटस है, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई माइनॉरिटी नहीं है। आपको नहीं पता तो ये गलती है। नहीं, वो तो अलग रिजर्वेशन मिलता है, वो तो मुसलमान भी यही कह रहे हैं। रिजर्वेशन उनको क्या मिलता है? जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता। मैं वही कह रहा हूँ, इसको स्पष्टता से माइनॉरिटी स्टेटस है, और अभी जो मनाही कर रहे हैं, कह रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस है, और अभी जो वैष्णो देवी का जो कॉलेज का जो विवाद हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था जिसमें रिजर्वेशन की बात हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ माइनॉरिटी को आबादी के। नहीं सर, वो तो बात ये थी कि वो जब वो वैष्णो देवी कॉलेज वाली बात हुई थी तो उसमें तो मांग की गई थी, वो एकदम अलग कि भाई इसको फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना लो ना। तो वो इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे बनेगा क्योंकि हिंदू वहां पर माइनॉरिटी में है, तो दर्जा नहीं है सर वो। ये मैं सर मैं यही तो कह रहा हूँ। दूसरी बात कह चलिए एनीवे फैक्ट ये तो चेक करना पड़ेगा। वो दूसरी बात कह रहा हूँ, सौरभ जी एक बार 10 सेकंड की बात दूसरी बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों को ये माइनॉरिटी स्टेटस का जो क्या कहना चाहिए
कॉन्सेप्ट है ना, दर्जा है, कॉन्सेप्ट से निकलना चाहिए। वो एक बड़ी आबादी के तौर पर, इतनी बड़ी आबादी है, वो जब तक माइनॉरिटी स्टेटस में रहते हैं तो उसका प्रॉब्लम क्या होती है, उससे आप मेन स्ट्रीम में शामिल होने में विक्टिमहुड पैदा होता रहता है। विक्टिमहुड पैदा रहता है, इसलिए मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन दोनों चीजों को अलग अलग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी ऐसी की ऐसी व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था संविधान ने दे रखी है, उसमें काम कर रहे हैं। और ये सरकार को अल्पसंख्यक मंत्रालय तो 15 साल पहले बंद कर देना चाहिए। आप बजट देखिए, उन्होंने तो 500 करोड़ बढ़ा दिया है। चलें बताएं सर। नहीं देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूं कि ये कहना कि ओवैसी टॉलेस्ट लीडर हैं, मैं सबसे पहले तो उसी से असहमति व्यक्त करता हूं। वो तो कांग्रेस के लिए टॉलेस्ट लीडर वो होता है जिसका एक जनाधार हो, एक व्यापकता हो, जिसमें एक विस्तृत एक सोच हो। मुझे लगता है कि वो एक सांप्रदायिक नेतृत्व तो कर सकते हैं, नेता हो सकते हैं, टॉलेस्ट नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट यही भी कह दूं कि माइनॉरिटी की अवधारणा इतनी सामान्य नहीं है कि कोई मेजॉरिटी नंबर है। आप देखिए ये ओवैसी साहब चुनाव कहां लड़ते हैं, ये चुनाव वहीं जाकर लड़ते हैं जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, चाहे वो बिहार का ऊपर वाला इलाका हो, सीमांचल वाला इलाका हो, या वहीं से जीत भी वहीं से इनके लोग भी जीत पाते। इसका मतलब ये है कि ये करते तो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हैं और ठेकेदारी इन्होंने माइनॉरिटी के लिए रखी है। माइनॉरिटी को जितना हार्म ऐसे लोग कर रहे हैं उतना और कोई दूसरा नहीं कर सकता। सर नहीं, रिजिजू साहब को टॉलेस्ट लीडर, तो रिजिजू साहब ओवैसी जी को टॉलेस्ट लीडर नहीं मान रहे, वो तो कांग्रेस को मुस्लिम लीडरशिप को खारिज करने के लिए ओवैसी साहब को लीडर बना रहे। तो उनका उन्हीं के प्रति था। जो माइनॉरिटी स्टेटस की बात है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसके तहत है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिन वर्गों की, जैसे मुसलमानों की 20%, 18% जो भी है, उतनी आबादी वाले वर्गों को माइनॉरिटी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, उद्देश्य है उनके हित में। दूसरी बात, जो टॉलेस्ट लीडर वाला कंसेप्ट जो बीजेपी ने या रिजिजू ने जो प्रोजेक्ट किया है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, कांग्रेस है, एसपी है, आरजेडी है, टीएमसी है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उनको पॉलिटिकली सूट करता है, बस वो है कि ये वोट बड़ी पार्टियों की बजाय इनको जाए। लेकिन भारतीय मुसलमानों की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि अभी तक बहुत कम जगह हैं जहां विशुद्ध माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के साथ मुसलमान खड़े हो रहे हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हैं। अभी आपने राहुल गांधी का बयान सुना था रायबरेली में। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को और गृहमंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश तोड़ने का काम किया है और ये माफी मांगेगा, रोएगा आपके सामने आके, ऐसे शब्द बोले उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, और गद्दार भी कहा। अब इस पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का रिएक्शन आया है, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं ना कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीज़ों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं ना कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है। भाजपा के अध्यक्ष राहुल गांधी की बात पर रिएक्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये सारे काम करना, देश के लिए करना, ये क्या गद्दारी है? लेकिन राहुल गांधी जी ने वो बात फिर दोहरा दी है। वो अब अमेठी में बोल रहे हैं कार्यक्रम में और वहां भी वो यही बात कह रहे हैं, फिर सुन लीजिए। वीडियो बना रहे हैं
जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना। तो मेरा कहना है कि उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, उनका काम देश की रक्षा करने का है, उनका काम अदानी और अंबानी। भैया गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, लोगों का मूड खराब हो जाएगा। वो आपके नारे सुनने नहीं आए हैं। तो उन्होंने क्या किया है पिछले 12 साल में देश की रक्षा। अब राहुल गांधी ये बयान अमेठी में दे रहे हैं। अब उन्होंने अभी जहां से आपने सुना, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं मोदी, वीडियो बना रहे हैं। वो जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे मैंने डाल दिया था। स्क्रीन आप जो देख रहे थे, अब वो वीडियो दे दीजिए। वो एक्चुअली प्रधानमंत्री गए हुए हैं इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। तो मेलोनी और मोदी को मिला के बनता है मेलोडी। तो हमारे देश में मेलोडी टॉफी बनती है, बड़ी पसंद आती है लोगों को। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो वहाँ वो एक गिफ्ट दिया था उन्होंने मेलोडी टॉफी का जॉर्जिया मेलोनी को। और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो जॉर्जिया मेलोनी ने उसको ट्वीट कर दिया। ये वीडियो मतलब वहाँ जाके बना होगा, जॉर्जिया मेलोनी ने, हो सकता है उनका कैमरामैन होगा, वो ट्वीट कर दिया उन्होंने। दोनों अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड कहते हैं, वो भी इनको फ्रेंड कहती हैं। तो उन्होंने कहा माय फ्रेंड मोदी गिव मी दिस गिफ्ट। वीडियो है, हाँ सुना दीजिए ऑडियो। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very... सिंक्रोनाइज करके मेलोडी बोला उन्होंने। राहुल जी को पसंद नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा क्या मजाक चल रहा है, देश में इतने बुरे हालात हैं, वो वहां जाकर के मजाक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा दिखता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है वो गजब का काम करती है। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी की जो टीम है वो भी उसी गजब के लेवल पर पहुंच गई, क्योंकि ये बिना सिंक्रोनाइजेशन के नहीं हो सकता है। और वैसे तो मतलब एक गुड वाइब्स हैं, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को गुड फ्रेंड कह रहे हैं, वहाँ जिस तरह से एक दूसरे के साथ जाते हैं, वैसे ऐसे चित्र प्रधानमंत्री के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी आते हैं। वही कार में बैठे हुए, वही किसी ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए, वही एक साथ दोनों जाते हुए कुछ बात करते हुए। लेकिन जैसे उसमें मेलोडी आ जाती है तो फिर मेलोडी तो चेंज हो जाता है। अब पूरा ये मतलब इस वक्त इंटरनेट क्या कहते हैं, ब्लास्ट कर गया, वायरल हो गया। नहीं, ब्लास्ट कहना पड़ेगा, वायरल तो छोटा हो गया, इंटरनेट ब्लास्ट कर दिया है मोदी जी ने मेलोनी। एक और जो बात है कि दोनों इंटरनेशनल इश्यूज पर लगभग एक जैसी सोच रखते हैं। एक समय में ये ट्रायोका कहा जाता था और जॉर्जिया मेलोनी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और हम मिलकर ये ट्रायोका बनाते हैं। अब ट्रंप थोड़ा सा अलग तरीके से चलते हैं तो कई बार मेलोनी उनके खिलाफ भी जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज पर दोनों की बड़ी भूमिका भी है। और भारत और इटली के जो रिश्ते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं टेक्नोलॉजी के तौर पर, आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में, दूसरी चीजों में, तो उसको भी हम बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और बाकी तो मेलोडी तो है ही, तो मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अब क्योंकि राहुल गांधी तो वहां जनता पे भी नाराज हो गए कि भैया डिस्टर्ब मत करो, यहाँ लोगों को प्रॉब्लम होती है आपके नारे सुनने के लिए। अपने ही कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि तुम्हारे नारे सुनने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पर लोग। कहते हैं मुझे सुनने के लिए आए हो आप, तुम लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हो। उनको अच्छा नहीं लगा मेलोडी। राहुल गांधी को क्या अच्छा लगता नहीं लगता ये तो राहुल को भी नहीं पता होगा। लेकिन मैं ये बहुत सीरियसली ये कह रहा हूँ कि भारत की यूरोपीय राज्यों के बीच काफ़ी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही है और भारत के विकसित होने के लिए
यूरोप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी जेस्चरल एक ऑप्टिक्स होता है पॉलिटिक्स में, हम सब जानते हैं। और इससे दोनों, कम से कम आप ये नहीं, आप सिर्फ इस तस्वीर को देख रहे हैं, तस्वीर के पीछे अगर आप जाइए तो इससे जो सिटीजन कनेक्ट होता है उसको भी काफी बढ़ावा मिलता है। क्योंकि आपको लगता है कि भाई ऐसा है कि वहां का नेता जो है हमारे नेता के साथ अगर इतने वार्म रिलेशनशिप इनफॉर्मल हाँ, रिश्ते हैं तो क्या उससे, क्योंकि भारत को भी क्लीन एनर्जी चाहिए सर। भारत को अभी ट्रेड डील्स करने हैं। भारत के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉरिडोर है जो यूरोप तक ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि राष्ट्राध्यक्षों के बीच में और इस प्रकार के लोगों के बीच में इस प्रकार की जो गर्मजोशी है, भाई दो देशों के नेता क्या एक आपस में एक लाइट मोमेंट शेयर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? पाप है क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये हाल के वर्षों में ये ट्रेंड हमने देखा है, और यूरोप में तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल बहुत पहले भी होता था। इंदिरा गांधी के जमाने में रशियन जो शासनाध्यक्ष थे उनके साथ देखें आप, बड़ी दोस्ती की चर्चा होती थी। यासर अराफात इंदिरा गांधी को बहन मानते थे, और राजीव गांधी के समय बेनजीर भुट्टो की चर्चा नहीं होती, उस तरह की चर्चा होती रही है। और अगर आपस में अच्छे रिश्ते हैं, वैसे तो मैं मानता हूं कि दो देशों के रिश्ते आपसी हितों से संचालित होते हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते हैं तो कई चीजें बहुत आसान। अब ये तो बोल दिया राहुल जी ने, इस पर इतनी लंबी चर्चा होनी नहीं थी, फिर भी सर आप नहीं, मुझे कोई इसमें आपत्ति, अच्छा है। और ये सब चीज़ें डिप्लोमेसी के, पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखता हूँ। और जितना दो देशों के अध्यक्ष, मतलब जो भी स्टेट्स हैं, उनमें एक पर्सनल बेटर रिलेशनशिप भी होती है, तो वो भी बहुत सारी, क्योंकि देखिए देशों के जो राजनीति है उसमें उनकी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी तो बहुत सारी चीज़ों पर असर डालती है। तो यदि उसमें रिलेशनशिप आपकी पर्सनल बेटर हो तो उसमें से कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको रास्ते को ठीक कर सकते हैं। मैं तो बस ये देख रहा था कि ये तो बहुत सुंदर पिक्चर, और जो कहा गया कि बस्ट कर दिया, एक तरह से ब्लास्ट कर दिया है। लेकिन अब बीजेपी के कुछ लोग इटली को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, बहुत पॉजिटिव हो गए सर। वो कह रहे हैं, वो मतलब लाइटर नोट पे ही, इसको सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन लाइटर नोट पे लोग वो कह रहे हैं कि भाई इटली ही है, लेकिन थोड़ा हमारा समय और चॉइस में हो गया। खैर वो लाइटर नोट पे था। मनोज झा बड़ी लंबी सी पोस्ट लिख डाले हैं, बहुत लंबी, इसी पर लिख डाला है आरजेडी वाले। और एक और इंटरेस्टिंग जानकारी, पार्ले इंडस्ट्रीज उसका शेयर चढ़ गया है, जिसका इस टॉफी से कोई लेना देना नहीं। जो ये टॉफी बनाती है, नहीं, पहले बनाती नहीं, वही कह रहा हूँ, जो मेलोडी टॉफी वाली पहले अभी इससे कोई लेना देना अब नहीं है, लेकिन मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। गजब। अब आइए फिर इस बहाने हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर लेते हैं। आज पुतिन जी जो हैं वो चाइना पहुंचे हुए, कल पहुंच गए थे, इनफैक्ट वो मंगलवार को पहुंच गए थे। उनका दौरा बड़ा अहम है और उम्मीद करें कि ये दो, शी जिनपिंग और पुतिन, ये कुछ ईरान को समझा लें, कुछ ट्रंप को दबा लें, जैसे भी ये युद्ध खत्म करवाएं अगर, उसमें इनकी बड़ी भूमिका जो है वो हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है, क्या ये खत्म होगी? तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वो चाइना गए थे, आज पुतिन पहुंच गए हैं। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है, पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर हम पुतिन वाली बात करेंगे। ट्रंप दोनों बातें कह रहे हैं कि अभी एक हमला तो होगा, वो मैंने रोका हुआ है, और ये भी कह रहे हैं कि बातचीत भी होगी, वो भी बड़ी जल्दी होगी। ये भी कह रहे हैं कि जंग बड़ी जल्दी खत्म भी होगी और तेल के दाम भी नीचे आ जाएंगे। सब कुछ कैसे होगा, सुनते हैं। We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. कैसे होगा सर? ये वो तो सारी बातें बता गया। अच्छा, पुतिन वाली तस्वीरें भी दिखा दीजिए। चलिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के 7 दिनों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो पहुंच गए हैं। वो देखिए, ऐसा स्वागत तो नहीं किया था इन्होंने ट्रंप का, बेईमानी कर रहे हैं चीन वाले सर, ऐसा स्वागत तो नहीं था। ये तो दोस्त वाला स्वागत किया है इन्होंने पुतिन का, दिल से आपका स्वागत है टाइप। पुतिन तो दोस्त है ना। और आप सोचिए ना, ये कोई बहुत, इसको यदि देखा जाए कि ट्रंप के इमीडिएट बाद ये विजिट हो रही है, इसके ही बहुत बड़े मायने हैं। और वो एक रेस्पॉन्स के तौर, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बहुत प्लान था, पिछले साल हो गया था और ये हो गया, तो ये ऐसा है नहीं। ये ट्रंप की विजिट का रेस्पॉन्स ही है। और पुतिन के साथ अब जो ऑप्टिक्स यहाँ पर होंगे उससे आप कंपेयर कर सकेंगे कि चाइना और रशिया और चाइना और अमेरिका। पुतिन ने शी जिनपिंग को कहा है माय डियर फ्रेंड। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो दोनों चीज़ों पर बहुत असर होगा, और उसका, इस विजिट का और इसके जितने ऑप्टिक्स हैं वो इस जंग के आगे के जो फ्यूचर है उस पर भी बहुत सारी बातें तय करेंगे। नहीं, ये भी तय कर दिखा रहा है कि जो एक वैश्विक व्यवस्था है जो अभी विखंडित, जिसको आप मान सकते हैं,
उस विखंडित वैश्विक व्यवस्था में किस प्रकार से चीन अपने आप को लेवरेज कर रहा है और राइवल पावर्स जो हैं उसको किस प्रकार से अपने एक फलक्रम के रूप में वो दिखाना चाहता है अपने आप को। मुझे लगता है कि ये इस मीटिंग से तो मुझे यही समझ में ट्रंप क्या कह रहे हैं? रिपोर्टर ने पूछा हाउ मेनी डेज डज ईरान हैव टू कम टू द टेबल, कितने दिनों में उसको अब समझौता करना पड़ेगा? तो उसने जवाब दिया ट्रंप ने 2 days, 3 days, फ्राइडे, सैटरडे, मे बी संडे, मे बी अर्ली नेक्स्ट वीक, अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सब लिमिटेड टाइम है, लेकिन मंडे, ट्यूसदे, वेडनेसडे, फ्राइडे कभी भी हो जाएगा। हाँ, हाउ क्लोज वर यू टू स्ट्राइकिंग ईरान यस्टरडे? आप ईरान पर हमला करने की कितना करीब पहुंच गए थे? आई वॉज एन आवर अवे, मैं तो 1 घंटे बाद हमला करने वाला था, मैंने नहीं किया। नहीं, वो तो उस पर कल उन्होंने बोला था ना कि फिर ट्रंप ने कहा आई गॉट अ कॉल यस्टरडे, यस सर कुड यू वेट, वी थिंक वी आर क्लोज टू अ डील। मतलब किसी गल्फ कंट्री के नेता ने कहा बस समझाओ, होने वाला समझौता होने वाला है। फिर वी मे हैव टू गिव देम अनदर बिग हिट, आई एम नॉट श्योर येट। उनको एक बार और मारना पड़ेगा मुझे, बट आई एम नॉट श्योर। गजब आदमी है। देखिए, 2 चीजें, एक तो जिन फोन कॉल की बात कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई की तरफ से इंटरवीन करने की बात कही जा रही है जी। लेकिन एक डेवलपमेंट और है कि अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पारित हो गया है। अच्छा, डेमोक्रेट्स का प्रस्ताव था और इसमें ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने भी उसका समर्थन किया है। एक डेवलपमेंट तो यह है। दूसरा, हम बात कर रहे थे पुतिन की चीन यात्रा का। यह सिर्फ अमेरिका और चीन संबंधों जैसा नहीं है। चीन और रशिया के संबंध पिछले कुछ सालों से लगातार बहुत नजदीक हो रहे हैं। 2013 में शी जिनपिंग राष्ट्रपति बनते हैं और तब से अब तक शी जिनपिंग और पुतिन की 40 बार मुलाकात हो चुकी है। 40? जी, मुझे नहीं याद पड़ता दुनिया में किसी 2 देशों के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों की इतनी मुलाकातें हुई होंगी। तो उसका दूरगामी असर होगा। और जो ईरान, उन्होंने जो कहा भी है, जो खबरें अभी तक आई हैं, वो ईरान युद्ध को एक तरफा सैन्य कार्रवाई मान रहे हैं जो वैश्विक स्थिरता को, ऊर्जा सप्लाई को, सबको बाधित कर रही है और युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कराने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। राजकुमार जी की बात पर बस एक बात और जोड़ दूं मैं कि ये एक समय में बहुत बड़ा एक परियोजना चलाई गई थी कि जिसको कहते थे न्यू दिल्ली बीजिंग मॉस्को परियोजना। तो उस परियोजना में ये दोनों जो देश हैं, चीन और रूस, ये दोनों एक दूसरे के ये समाधान होने वाला है युद्ध का या नहीं, इतना बता दें आप। मैं उनकी तो राय जानता हूँ। नहीं, जल्दी इन बातों से क्या लग रहा है? मतलब देखिए, जो ट्रंप की बातें होती हैं वो एक साथ 2 चीज़ों को साधती हैं। एक तरफ तो वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो उनके खिलाफ एक काफ़ी गिरावट आ रही है, उनका जनाधार कम हो रहा है, उसको साधने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक कूटनीति करने से शायद टेबल पर मार्केट्स में मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं, तेल ना बढ़े, बिल्कुल शेयर मार्केट्स में मांग ना लग जाए। खैर नहीं, देखिए क्या असर होता है इसका। अब राहुल गांधी जी ने एक और ट्वीट किया हुआ है, वैसे 2 बजे अभी ट्वीट किया। अच्छा, आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। वीडियो दे दीजिए, वीडियो। आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। प्रधानमंत्री हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। और उसके ठीक नीचे किसी ने मोदी जी के हाथ में बरनौल पकड़ा के ऐसे दिखा दिया राहुल जी को। वैसे राहुल जी का नानी घर भी तो है, अब उनके नानी घर में जाके इस प्रकार की बातें। चलें, खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ समय बचा हुआ है जी। 2-3 और खबरें हमारी राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई, वो बात कर लेते हैं। मतलब ठीक है, मोदी जी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, मेलोडी दे रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी को, और वो जाकर किससे भोजशाला वाली खबर दे दीजिए। हाँ जी, वो कौन सी, वो इल्हान उमर, क्या नाम है, यही नाम है ना, इल्हान उमर, उससे जाकर मिलते। तो अपनी अपनी पसंद है, अपने अपना मिलना है। चल, मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला वाला मामला आपको मालूम है, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ये पूरा परिसर जो है ये मंदिर है, स्वीकार हो गया। मामला यहाँ पर काफी वक्त से चल रहा था। तो पहले यहाँ क्या था कि ASI ने ये व्यवस्था दी हुई थी कि यहाँ केवल मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को नमाज हुआ करेगी। अब लेकिन जब इसको मंदिर मान लिया अदालत ने, तो देश भर से श्रद्धालु वहाँ माँ वाग्देवी की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। कल तो बहुत जमावड़ा था मंगलवार के दिन वहाँ पर। 5 दिन पहले तक भोजशाला में हिंदुओं को हफ्ते में केवल 1 दिन, मंगलवार को और वसंत पंचमी के खास मौके पर पूजा करने का अधिकार था। अब माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। रविवार से भोजशाला में माहौल पूरा भक्तिमय बना हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहले मंगलवार को श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी के मंदिर में अखंड ज्योत जलाई, अग्निकुंड में हवन किया। अब हिंदू समुदाय ये कह रहा है कि भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित करने से उनकी आधी लड़ाई अभी पूरी हुई है। उनकी पूरी लड़ाई परिसर के बाहर से मस्जिद हटने तक जारी रहेगी। और हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भोजशाला में हम नमाज की इजाजत नहीं देंगे। ASI ने अब जरूरी बदलाव शुरू कर दिए हैं। भोजशाला में नियम संबंधित एक बोर्ड लगा हुआ था
यही बताने के लिए कि कब हिंदू आएंगे और कब मुसलमान आएंगे, उसकी पुताई कर दी गई है, वो हटा दिया गया है अब वहाँ से। तो ये बात है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष, पहले यही देख लीजिए आप उस बोर्ड को कैसे हटाया गया, ईएसआई का बोर्ड था। माँ सरस्वती वाग्देवी का मंदिर है और शनिवार को एएसआई ने भी एक आदेश जारी किया जिसके चलते अब यहाँ पर 365 दिन जो हिंदू समाज है उसे पूजा पाठ का अधिकार मिला है। तस्वीरें चौंकाने वाली कुछ इसलिए है, इस आदेश के बाद ये भोजशाला परिसर के बाहर जो अभी आप पेंटेड ये दो जो बोर्ड्स देख रहे हैं, इन बोर्ड्स पर अभी तक 2003 के बाद 2003 मार्च में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश था उसके बाद हिंदुओं को हर मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी और हर शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज है उसे 1 बजे से 3 बजे तक की अनुमति दी गई थी। इस तरीके का आदेश यहाँ पर लिखा हुआ था और अब जब एएसआई का शनिवार को ये आदेश आया है उसके बाद इसे पेंट कर दिया गया है। यानी हिंदू समाज इस बात से भी खुश है कि जिस चीज से उन्हें लगातार देखकर लगता था कि यहाँ पर गैर हिंदू समाज भी पूजन करने का, यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ने का अधिकारी बन रहा है, उसको अब यहाँ पर मिटा दिया गया है। तो एएसआई ने भी एक तरीके से हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर दिया। उसको जो आदेश थे वो, क्योंकि वो उस आदेश को भी स्ट्राइक डाउन किया है हाई कोर्ट ने। ये 2003 का एएसआई का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को भी स्ट्राइक डाउन किया है मंदिर मानते हुए इसको। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसमें कोई किसी को कोई हर्ज नहीं हो सकता, उनको जाना ही चाहिए, उनका अधिकार है जाने का। लेकिन उनके वकील ये कह रहे हैं कि बोर्ड पेंट करने से कुछ नहीं होगा, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जुम्मे के दिन वो यहां नमाज पढ़ने आएंगे। पूरा प्लांटेड है और 2003 के बाद से ये लोग उसको मंदिर का रूप देने में लग गए थे। जो सर्वे का आधार बना रहे तो सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको ये मंदिर बोल सके। पेंट करने से चीजें नहीं बदलती है, पेंट करने से और सरकार को कोई चीज अधिकार देने से सरकार उसका तय रुख नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार आम जनता चुनती है और हर 5 साल में सरकारें चेंज होती है। क्या हर 5 साल में इसको मंदिर और मस्जिद कहेंगे आप? 5 साल आज जिसका शासन है वो मंदिर कह देगा, 5 साल बाद अगर शासन चेंज हुआ तो क्या वो मस्जिद कह देगा? जो कोर्ट संविधान से चल रही है वो सरकारों से कैसे चलेगी? यही हमारे सवाल है और इसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जाएंगे। इस बार जुम्मे में नमाज होगी? बिल्कुल होगी और पूरे अपने शान और शौकत और अपने तरीके से होगी और संविधान के दायरे में होगी। अब ये भाई साहब जो हैं बड़ी खतरनाक बात कह गए हैं, संविधान के दायरे में वहां नमाज नहीं हो सकती क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। और ये भी कहा, कुछ लोगों में सुन रहा हूँ क्या नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज नहीं पढ़ सकते। जब कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मंदिर है और कोर्ट ने ये कह दिया कि यहाँ अब सारे दिन जो है पूजा हो सकती है, तो फिर डाउट क्या रह गया? और वो कह रहे थे सरकार हर 5 साल में बदलती है, तो क्या हर 5 साल में इसको मंदिर है या मस्जिद है ये हम विवाद करेंगे या इसका बदल देंगे टाइटल? तो ये तो सरकार का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो मैटर सीधे हाईकोर्ट का है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी अगर सच में इनके जैसे लोग कुछ मुसलमानों को इकट्ठा करके शुक्रवार के दिन वहां नमाज पढ़ने की जिद करने लगे। नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसको गंभीरता से सुन रहे होंगे। और एक तो ये कि ये जो भाई साहब कह रहे हैं संविधान के दायरे में कितनी ठीक बात कह रहे हैं, इसकी एक तफ्तीश कर लेनी चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, संवाद अच्छा रहेगा पहले से। दूसरा, जो लोग भी ये सोच रहे हैं उनके लिए कानून व्यवस्था, भारतीय न्याय संहिता का पूरी तरह से पालन हो, इसका प्रबंध मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। कहीं कोई डाउट अब रह गया है कि एक चीज में जोड़ दूं, जो अभी उन्होंने कहा कि सरकार बदल जाएगी 5 साल में, ठीक है सरकारें तो बदलती है, लेकिन ये फैसला तो सरकार का नहीं है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना, मतलब ये तो हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोई ग्रे एरिया रह गया है क्या अभी फिलहाल? आप सुप्रीम कोर्ट को और व्यवस्था दे दें, अलग बात है। जो व्यवस्था होगी तब देखी जाएगी। लेकिन जब ये आप कह रहे हैं ना कि सरकार 5 साल में बदलती जाती है, तो ये सरकार का फैसला नहीं, ये मैं थोड़ी सी क्लैरिटी रखना चाहता हूँ। ये हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार ने किया है। बिल्कुल। और सरकार को ही करना होता तो ये तो 20 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है। नहीं, वो किसी ने जैसे कहा कि भाई कहाँ हाईकोर्ट ने ये कहा कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जब मंदिर वही बात है कि मंदिर मान लिया तो फिर अब नमाज का क्या? हर दिन पूजा होगी तो नमाज कहाँ होगी उसमें? तो अंडरस्टूड है वो चीज। नहीं, और मंदिर में तो पूजा हो नहीं सकती, नहीं, नमाज हो नहीं सकती। जजमेंट मंदिर मान लिया गया उसको। जजमेंट किस तरह से दिया जाता है? जजमेंट यही तो कहा जाता है कि इस पर आपका मालिकाना हक है। इसका मतलब है कि आप दूसरे का जो वादी प्रतिवादी है उसका नहीं है। सिंपल सी बात है। और ये इसमें सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। भारत जैसे राज्य में, भारत जैसे सेकुलर राज्य में सरकारों का इससे कोई लेना देना नहीं। वो सरकार की बात इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने कहा ये सर्वे फ्रॉड है,
तो वो कह रहे थे कि सरकार ने अपना सर्वे करवा लिया, रिपोर्ट दिलवा दी अपनी। तो उस सर्वे के आधार पर हाईकोर्ट का डिसीजन है ना भाई, बिल्कुल ठीक। ये तो हाईकोर्ट का डिसीजन है, और उस हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं, जाना भी चाहिए उनको, जैसा आपने भी कहा ये उनका अधिकार है। लेकिन जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं आता तब तक तो जो हाईकोर्ट का निर्णय है वही निर्णय वैध है, और उसी निर्णय के हिसाब से वहां पर जो हो रहा है और जो होना चाहिए वो होगा। इसमें तो कहीं कोई ये है नहीं। अब एक बार आप जब कोई बतंडा ना खड़ा हो ना शुक्रवार को, सवाल इस बात का है। अब ये वो हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सा तो होगा, सरकार को यहाँ पर सरकार की भूमिका होगी, लेकिन वो सरकार की भूमिका में की है भूमिका और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका है। एक्चुअली सरकार भी कहना थोड़ा सा अलग लगता है, हाँ, जिला प्रशासन से। लेकिन अब इसके अदालत के फैसले के बाद अब इसमें कोई हंगामा खड़ा करने के प्रयास होने नहीं चाहिए। हम उम्मीद तो यही करें, बाकी फिर नहीं तो सरकार को देखना पड़ेगा।